આજની આ ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ મીટમાં બધાનું સ્વાગત છે. ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટને 2025માં 35 વર્ષ પૂરા થાય છે આ બિઝનેસમાં. અમે 20,000થી પણ વધારે ક્લાયન્ટની વેલ્થ સારી રીતે ગ્રો કરી છે. એમાં અમારું નાનું યોગદાન છે. આજની ઇન્વેસ્ટર મીટની વાત કરીએ તો એજન્ડા બહુ સિમ્પલ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જર્ની આપણી હોય એમાં સક્સેસફુલ કેવી રીતે થવું. તો એમાં બહુ સક્સેસફુલ ઇન્વેસ્ટર કોને કહેવાય? તો એમાં બહુ મોટું નથી કે કોઈ બી માણસ ડિસિપ્લિન અને પેશન્સથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે તો એ કરી શકે, પણ આ બોલવામાં જેટલું ઇઝી છે એટલું જ ડિફિકલ્ટ છે. જો આપણે લાસ્ટ 5 યર્સ જોઈએ માર્કેટના તો એવા જ કહે છે કે કોવિડમાં જોરદાર ડાઉનફોલ આવ્યો. તો જે લોકો પેશન્ટલી ઇન્વેસ્ટેડ રહ્યા એમને જ વેલ્થ કરી નેક્સ્ટ 4.5 યર્સમાં. જે લોકો રાહ જોવામાં રહ્યા એ રહી ગયા. છેલ્લા બી હમણાંથી બી એવો જ એક ટાઈમ છે કે લાસ્ટ 6 મંથ એવા ગયા છે કે માર્કેટ જોરદાર કરેક્ટ થઈ રહ્યું છે, પણ જે લોકો પેશન્ટલી ઇન્વેસ્ટ કરે છે, શાંતિથી બેસી રહે છે, બહુ વધારે પડતું જોતા નથી, રિસર્ચ નથી કરતા, એમના જ પૈસા ગ્રો થાય છે. આજના આપણા સ્પીકર છે એમને કોઈ ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. એ પોતાની ફિલ્ડમાં બહુ મોટું નામ છે. તેમનું નામ છે ક્રિશન શર્મા, છતાં હું શોર્ટમાં કહીશ કે એ કીનોટ સ્પીકર છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોચ છે અને ઓસેટ નોલેજ નામની કંપનીના કો ફાઉન્ડર છે. તેમને આ સ્ટોક માર્કેટની ફિલ્ડમાં 30 વર્ષથી પણ વધારે ટાઈમ એમને સ્પેન્ડ કર્યો છે. છેલ્લા તમે જોશો તો એ લાસ્ટ એમની જોબ HDFC એસેટ મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા. તે અગાઉ પણ PMS રિસર્ચ ફર્મ તે સાથે જોડાયેલા હતા. એનાથી પણ વિશેષ કે જે આપણે ઇન્વેસ્ટર મીટ છે એમને 3400થી પણ વધારે ઇન્વેસ્ટર મીટનો અનુભવ છે. 3400 બહુ મોટી વાત કહેવાય. આજે પણ આપણે એમના નોલેજનો, એક્સપિરિયન્સનો લાભ લેવાનો છે અને આપણે બધા એમની એકાગ્રતાથી સાંભળીશું. અને હું સરને કહીશ કે એ હવે સેશનની શરૂઆત કરે અને બધા આપણે એમનું બિગ વેલકમ તાલીઓ સાથે કરીશું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. थैंक यू. मैं पीछे ऑडिबल हूँ? पीछे आवाज आ रही है आपको? साफ क्लियर है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए एक बात बताइएगा बहुत ईमानदारी से, मैं यहाँ बात करने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया. आप बात करेंगे? अगर आप बात करेंगे तो हम वो बात करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं. अगर आप नहीं करेंगे तो मैं वो कहूंगा जो मैं कहना चाहता हूँ. आपका फायदा किसमें बताइए? जो आप सुनना चाहते हैं. ठीक है, तो हम बात करेंगे. पर हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक निवेदन है. मैं जानता हूँ ये हर बार संभव नहीं होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से बात करें. इसके लिए भी आप तैयार हैं? और एक और रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि खुले दिमाग से बात करें. खुले दिमाग का मतलब है कि विल नॉट टॉक विद बायसेस. हम में प्रत्येक में कुछ बायसेस होते हैं जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं. मुझे नहीं मालूम गुजराती में इसको क्या कहते हैं. पहले से हमारे कुछ नोशंस होते हैं, पहले से हमारे कुछ आइडियाज होते हैं, पहले से हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं. हम कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ा सा अलग रखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो विषय मैं आपके साथ बात करने वाला हूं दोस्तों, यहाँ ना कुछ सही होता है ना कुछ गलत होता है. यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सही गलत की दुनिया नहीं, या ये पाप पुण्य की भी दुनिया नहीं, ये सिर्फ उपयुक्त की दुनिया है, अप्रोप्रिएट की दुनिया है. यहाँ पर हम तलाश ये नहीं करते हैं सही क्या है और गलत क्या है. यहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं जानने के लिए कि अप्रोप्रिएट क्या है, उपयुक्त क्या है. तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि जो आपके लिए उपयुक्त है वो आपके लिए नहीं, इसलिए हम इसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि बायसेस के साथ में बात ना करें. तो 3 मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, बात करेंगे. ये कुछ खरखराहट हो रही है, इसको कहीं और लगाओ. ठीक, नीचे गिरा दे. ठीक, हेलो. हाँ, तो मैंने आपको 3 रिक्वेस्ट किया है. हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि ईमानदारी से बात करें,
और दूसरा तीसरा खुले दिमाग से बात करें। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग खुश हैं कि बाजार गिर रहा है? ओके, कुछ लोग खुश हैं कि बाजार गिर रहा है। तो हमें एक बात समझ में आई, किसी को खुशी हो रही है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आप अपने बच्चे को डांटते हैं, जो छोटा है, 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, और वो दिन भर मोबाइल देख रहा है, आप उसको डांटते हैं और कहते हैं कि मोबाइल मत देखो, पढ़ाई करो, उसको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? और आपको? बस ये बात समझ लीजिए आप। आपको बाजार गिरना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि वाकई में अच्छा नहीं है, कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये बात समझने की जरूरत है। ओके जिसने बेच दिया है उसको अच्छा लग रहा है, जिसने रखा हुआ है उसको खराब लगता है। एक व्यक्ति है, आप बहुत से ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे, जैसे मैं भी उनमें से एक हूं। मैं हमेशा इन्वेस्टेड रहता हूं, लेकिन मुझे खराब नहीं लग रहा है, और मैं आपसे बात करूंगा खराब क्यों नहीं लग रहा है, इसका कारण क्या है, हम उस कारण को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो यहाँ पर ये समझनी है कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सिर्फ एक ही बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बलवान है। वो महाभारत सीरियल के समय आया करता था। जो भी एपिसोड है महाभारत सीरियल का कैसे शुरू होता था आप जानते हैं? एक चक्र घूमता था और वो बोलता था मैं समय हूं। राइट है? तो ये समय का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर आप किस समय को देख रहे हैं, जो आपने जिसके लिए आपने रेफरेंस का इस्तेमाल किया, वो रेफरेंस तय होता है आपके एक्ट पर नहीं, वो रेफरेंस तय करता है आपके समय के ऊपर। जो एसआईपी बंद कर रहा है क्योंकि एसआईपी में नुकसान हो रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को नुकसान रुक गया है, लेकिन जब बाजार बढ़ना लगेगा उसको कैसा लगेगा? यही अपना फैसला खराब भी लगने लगेगा। राइट? आपने कहा कि जिसने बेच दिया है उसे खुशी हो रही है, तो आइए समझते हैं कि वाकई में बेचने पर खुशी होती है, और यही हमें मामूली सी बात समझनी है। आप दो शेयर्स खरीदते हैं एक्स एंड वाई। एक्स खरीदते हैं 50,000 का, वाई खरीदते हैं 50,000 का। 1 लाख रुपया आपने जमा कर दिया, अब आपके पास कहीं पैसा नहीं है। अचानक से 3 महीने के बाद पैसे की जरूरत पड़ी, पैसा कहाँ से आएगा? जाहिर है आप दोनों में से कोई एक शेयर बेचेंगे, तभी आपके पैसे की जरूरत पूरी होगी। और आप देखते हैं कि एक्स की कीमत जहां आपने 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया था, वो गिर के 25,000 रह गया है। वाई जहां आपने 50,000 जमा किया था, वो बढ़ गया है और 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गया है। अब आपने 1 लाख रुपया डाला था, 25,000 एक्स में है, आप आधे नुकसान में हैं, लेकिन आपका पैसा वाई में डबल हो गया है। कुल मिला के 1.25 लाख रुपए पे आप बैठे हैं तो फायदे पे। तो आपको अच्छा लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, एक्स में भले नुकसान हो रहा है, पर ओवरऑल पोर्टफोलियो में मैं 25% फायदे पे रहता हूं। अब मेरा सवाल सुनिएगा और तुरंत जवाब दीजिएगा। तुरंत जवाब नहीं देंगे तो विचार से भ्रष्ट हो जाते हैं। आप किसको बेचेंगे? एक्स जिसमें घाटा हो रहा है कि वाई जिसमें फायदा हो रहा है? वाई। ठीक है ना? अब मैं आपसे नहीं कहूंगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यहाँ किसी ने बोला एक्स बेचेगा, किसी ने बोला वाई बेचेगा। बात समझ में आ गई ना कि सही गलत कुछ नहीं होता है। यहाँ तो आप अपने विचार से जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा और आप देखिएगा सबका एक ही जवाब होगा। आप अहमदाबाद में एक दुकान चलाते हैं, दुकान चल निकली, इतनी चली कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप 2 एम्प्लॉइज को रखते हैं आपकी मदद करने के लिए, और वो एम्प्लॉइज आपकी मदद करते हैं, ग्राहक को संभालने में मदद करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। 3 महीने के बाद आप उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं और देखते हैं कि 2 में से एक कामचोर है, बिल्कुल मन लगा के काम नहीं करता है, दूसरा बहुत मेहनती है। आप किसको नौकरी से निकालेंगे? अभी सबका जवाब एक ही है। इन्वेस्टमेंट में किसको निकाला आप? देखा आपने? लेकिन जो भी वाई बेच रहा है उसको मन में क्या लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। आप कुछ भी निर्णय लीजिए, स्टॉक मार्केट रिग्रेट मशीन है। कुछ भी निर्णय लीजिए, आपको अपना ही निर्णय भविष्य में एक दिन खराब लगेगा। लगता है कि नहीं बताइए? चाहे आप बेचे चाहे आप खरीदें। फिर कहता हूं, यहां सिर्फ समय को समझना है। हर निर्णय कभी सही लगेगा और कभी खराब लगेगा। क्या है दिक्कत? क्या है? आइए दिक्कत को समझते हैं। क्या आपकी ईश्वर में आस्था है? ईश्वर में यकीन करते हैं? अटपटा सवाल है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? करते हैं ना? ईश्वर में आस्था है? अच्छा, आप में से कितने लोगों की भूत में आस्था है कि भूत होते हैं? रेज हैंड्स। कितने लोग भूत को मानते हैं कि भूत होते हैं? लेट मी फाइंड आउट। कोई भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?
तो आप में से कोई भूत को नहीं मानता है, आप सभी ईश्वर को मानते हैं। आपने मेरे से वादा किया था कि ईमानदारी से आप बात करेंगे। अमावस की रात है, घोर अंधेरा है, आप अकेले जंगल से जा रहे हैं, कौन नजर आएगा? कौन नजर आएगा? जो भूत को नहीं मानता ना, उसको भी भूत ही नजर आएगा। अब देख रहे हैं इंसान के साथ दिक्कत क्या है? इंसान के साथ दिक्कत यह है कि उसके अंदर डर ज्यादा है। क्या डर है? हम सभी ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन जंगल के अंधेरे में ईश्वर को याद तो करेंगे, लेकिन ईश्वर के बारे में सोचेंगे क्या कि ईश्वर आएगा तो चिंता की बात नहीं है, आएगा तो कुछ दे के ही जाएगा। जो ईश्वर को मानता है वो भी मानता है कि जो कुछ मेरे पास है किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर के आने की वो चिंता नहीं करता है कि ईश्वर आ गया तो वरदान दे के जाएगा, कुछ दे के जाएगा। चिंता मत करो, आपका दिमाग हमेशा सावधान रहता है, ये कमबख्त भूत नहीं आना चाहिए, ये आ गया तो जो है लेके जाएगा। ये रहता है ना। तो खोने का डर ज्यादा है कि आने का खुशी ज्यादा है? क्या ज्यादा है बताइए? खोने का डर ज्यादा है। तो आप शेयर क्यों बेचते हैं? वाई को क्यों बेच रहे हैं? जो नहीं बेचना चाहिए आप क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि वाई दुगना हो गया है, 10 का 20 हो गया है, आपको भूत दिखाई दे रहा है। अगर ये 18 हो गया तो, ये 15 हो गया तो, ये 12 हो गया तो, इसके पहले ये गिरे, मुझे प्रॉफिट अपने पास ले लेना चाहिए। और इसलिए आप राकेश झुनझुनवाला नहीं बन सकते। क्या टाइटन अकेला उन्होंने खरीदा है? क्या किया उन्होंने टाइटन के साथ? वो खुद दुनिया से चले गए, पर उसको कभी बेचा है। क्या किया वॉरेन बफेट ने? 50 साल पहले जो शेष खरीदे आज भी अपने पास रख करो। क्या किया विजय केडिया ने? जिसमें पैसा बनाया उसको बेचा नहीं। आप समझिए ना हम क्या कर रहे हैं। मुश्किल ये नहीं है कि हम गलत करते हैं, मुश्किल ये है कि हम जो करते हैं उसको सही मानते हैं। तकलीफ ये है क्योंकि सारा हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर जो पैसे से रिश्ता है, बड़ा अजीब सा रिश्ता है। जैसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको समझ में आएगा कि जब आप पैसे के लिए फैसला करते हैं तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है। जीवन में 2 चीजें हैं जिसके बिना जिंदगी बेकार है, आपका समय और आपका पैसा। पैसा नहीं है, जिंदगी बर्बाद है। आपके पास दुनिया भर का पैसा है लेकिन समय नहीं है, तब भी जिंदगी बेकार है। आप ईश्वर सारा पैसा दुनिया का आपको दे दे और आपसे कहे कि आपका सारा समय मुझे दे दो, आप इस सौदा करेंगे? ये सौदा आप नहीं करेंगे। तो समय भी कीमती है, पैसा भी कीमती है। ज्यादा कीमती क्या है? समय। किसी दिन आपके 3 घंटे बर्बाद हो गए और किसी दिन आपके 1000 रुपए खो गए, जिंदगी भर कौन सी बात याद रहेगी? 1000 रुपए। और कीमती क्या है? आई बात समझ में? पैसे से हमें मोहब्बत है दोस्तों। हम समय से प्यार नहीं करते हैं लेकिन पैसे से प्यार करते हैं। आप ही बताइए, जहां प्यार होगा वहां फैसला सही होगा कि गलत होगा? This is what we need to understand. सेबी की रिपोर्ट अभी आई ना साल भर पहले। ज्यादातर लोग जो इस बाजार में आते हैं पैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते? नहीं बनाते। तो कहीं तो जाके ठहर के हमें चिंता करनी होगी कि मैं क्यों फालतू में कोशिश करता हूं बाजार को समझने की, मैं क्यों फालतू में कोशिश करता हूं बाजार को समझने की। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज समझने की जरूरत है, वो खुद को। हमारी तकलीफ क्या है? मेरे माँ बाप ने, खासकर मेरी माँ ने कभी नहीं कहा कि खुद को समझो। मेरी माँ हमेशा सावधान करती थी, दुनिया को समझ बेटा, अच्छे बुरों को समझ बेटा, शत्रु मित्र को समझ बेटा। जितना अच्छा लोगों को समझेगा उतना जिंदगी में कामयाब होगा। पर मेरी माँ ने कभी नहीं कहा बेटा कभी खुद को भी समझ। हम खुद से बात बहुत कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको दुनिया से बात नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट में आपको खुद से बात करनी है। आप चाहते क्या? और जो हमारी चाहत है ना, ये संत भाव जैसी होती है, एक जैसी रहती है कि ये होता रहता है ऐसे ऊपर नीचे होता है। तकलीफ क्या है कि अगर आप ये जानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होना है तो आपको ऊपर नीचे नहीं होना। जब तक आप वो मादा हासिल नहीं करेंगे तब तक इन्वेस्टर नहीं बनेंगे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है? तो फिर दुखी क्यों? वही हुआ जो आप जानते हैं। बात समझ आ रही है आपको? दुख बाहर नहीं है, कुछ अंदर भी है। और यही एक मामूली सी बात है जो हमें समझने की कोशिश करनी है। इन्वेस्टमेंट 98% फिलोसॉफी है, 1.99% साइकोलॉजी है और 0.01% इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, जो भी आप कहें। लेकिन हम 0.01% पे ध्यान देते हैं। जैसे आप ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, एक सवाल पूछता हूं, जिंदगी में, जिंदगी हुआ इन्वेस्टमेंट, आपको फासले तय करने हैं। आप यहाँ खड़े हैं, आपको वहां पहुंचना है, आपको मंजिलें तय करनी है, अपने मुकाम तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो मुझे बताइए फासले कौन तय करता है? जो तेज भागता है या देर तक चलता है? क्या कहेंगे आप? देर तक
अब इसको लिख लीजिए आप। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या चाहिए? तुरंत भागे। अरे भागने वाला मेरे हाथ में होना चाहिए। कब तक भागेगा भागने वाला? कहीं तो जाके वो ठहरेगा। हमें वो चाहिए ही नहीं जो तेज भागता है। लेकिन ध्यान से देखिए हम किसके पीछे पड़े हुए हैं। तो हम मानते क्या है, हम समझते क्या और हम करते क्या है, इसके बीच में गैप है। इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल गैप। इन्वेस्टमेंट्स में अगर हमें कोई छोटी सी बात समझनी है, वो सिर्फ बिहेवियरल गैप समझनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिन रात हम ये बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हमें ये समझना ही नहीं है कि अभी क्या हो रहा है। हमें ये समझना है कि 10 साल के बाद की दुनिया कैसी नजर आएगी। अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि अभी क्या हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि 2025 का हिंदुस्तान जैसा भी है, 2035 का कैसा नजर आएगा, 2040 का कैसा नजर आएगा। क्योंकि 2025 में तो आप पैसा डाल रहे हैं। जिसने 2015 में पैसा डाला था उसको चिंता करनी कि 2025 कैसा है। लेकिन 2025 में जिसका पैसा बाजार में रखा हुआ है, उसको ये नहीं देखना है कि 2025 का बाजार कैसा है। उसको तो ये समझने की कोशिश करनी है कि 2035-2040 का जीवन कैसा हो। लेकिन हम कोशिश क्या ये करते हैं कि आने वाला समय कैसा है, या ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। अभी ट्रम्प बहुत छाए हुए हैं सब तरफ। ट्रम्प साहब की भी आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। मैं आपसे वो भी बात करूंगा कि इन्वेस्टर के रूप में पोर्टफोलियो का निर्माण हमें कैसा करना चाहिए। और मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि आने वाले समय हिंदुस्तान का समय कैसा नजर आता है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और मैं वो भी बात करूंगा जो बातचीत में आप बात करना चाहेंगे और आप जिस पर्सपेक्टिव पे, जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि आप खुले दिमाग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि बचत करना अच्छी आदत है? पक्का अच्छी आदत है? तो अगर ये अच्छी आदत है तो सबको करनी चाहिए, isn't it? तो एक कल्पना करते हैं। चलिए, इंसान दुनिया में कहीं नहीं रहता है, केवल अहमदाबाद में ही रहता है, और कहीं रहता ही नहीं, केवल अहमदाबाद में रहता है। ऐसा क्यों? ताकि आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सवाल ही पैदा ना हो, ट्रेड वॉर, टैरिफ का सवाल ही पैदा ना हो। दुनिया में जितने लोग हैं अहमदाबाद में रहते हैं, और अहमदाबाद का हर नागरिक ये मानता है कि बचत करना अच्छी आदत है। और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बचत अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो अहमदाबाद में प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है, ज्यादा से ज्यादा बचत करता है। ऐसी कल्पना कीजिए। बताइए इसका प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? पैसा डूब जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं? सभी कमाना चाहते हैं। अच्छा, आपकी जो कमाई है वो दूसरे की बचत है कि खर्चा है? ये दुनिया है ना, यहाँ सब चीज खर्च होती है, बचता कुछ नहीं। जो खर्चा करता है उसी को ईश्वर पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आप ही ने कहा ना, आप ईश्वर का आस्था रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा दूसरे को जिंदा रखता है। दोस्तों, अगर खर्चा कम हो गया ना तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फिर कह रहा हूं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को सही गलत के पैमाने से मत देखिए। सही गलत के पैमाने से मत देखिए। ये रोप वॉकिंग है, यहाँ संतुलन चाहिए। जो आदमी रोप पे चलता है, कभी दाएं झुकता है, कभी बाएं झुकता है। क्या बहस की जा सकती है कि दाएं झुकना चाहिए कि बाएं झुकना चाहिए? नहीं की जा सकती। वो बांस रखता है, अगर यहां भार हो गया तो यहां भार बढ़ाता है, यहां हो गया तो यहां बढ़ाता है। जिंदगी खर्चे का नाम है, बचत का नहीं। दोस्तों, आपको पैसा प्यारा है कि जिंदगी प्यारी? इस वक्त खर्च हो रही है कि बच रही है? खर्च हो रही है। तो एक बात यहां से कुछ मान के जाए न मान के जाए, एक बात मान के जाइएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब बचत का मैनेजमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब खर्चे का मैनेजमेंट है। आप जिंदगी बचाते नहीं हैं, आप जिंदगी खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, खर्चने की ताकत को पाना है, बचत को मैनेज नहीं करना। और आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, इकोनॉमिक्स में बचत का मतलब क्या होता है। हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। आप जानते हैं बचत का शाब्दिक अर्थ क्या है? बचत का शाब्दिक अर्थ होता है कल का खर्चा। ये भी खर्चा ही है जो मैं कल करूंगा। क्या ज्यादातर लोग ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग ही नहीं की, वो समझते ही नहीं है कि बचत कैसे कहते। और आप जानते हैं जो खर्चा नहीं करते, ईश्वर क्या सजा देता है? ऐसी सजा देता है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरने के बाद रोजाना उनको शाम को आसमान से नीचे देखने के लिए कहता है, देख तेरी बचत को दूसरा कैसे खर्च कर रहा है। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा?
दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इन्वेस्टिंग का पहला सबक क्या है, पहला सबक क्या है? जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकले, पहला सबक क्या है? कागज पे लिखिए कि जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ये मुझे खर्च कब करना है, क्योंकि अंत में एक दिन को खर्च करना, इसको अंतिम गति कहते हैं। जीवन में हर चीज को अंतिम गति मिलनी चाहिए, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता है। एंड अल्टीमेटली ईच वन ऑफ अस ट्राई फॉर इमेंसिफिकेशन, ईच वन ऑफ अस ट्राई फॉर लिबरेशन। हम सभी मोक्ष की कामना करते हैं। हर रिलीजन में, हर धर्म में, हर सत्संग के अंदर आपको सिखाया जाता है कि जीवन में लिबरेट कैसे होना है। तो लिबरेट होने का मतलब है कि जो चीज आई है उसका अंत कहाँ है। तो आप कागज पे लिखिए कि जो पैसा मैंने बचाया है इसको मुझे खर्च कब करना है। जो पैसा आप 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद खर्च करेंगे लिक्विड फंड, जो पैसा आप 3-4-6 महीने में खर्च करेंगे शॉर्ट टर्म फंड, जो पैसा आप 1.5-2 साल में खर्च करेंगे मीडियम टर्म बॉन्ड फंड, जो पैसा आप 3 साल में खर्च करेंगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, जो पैसा आप 5 साल में खर्च करेंगे हाइब्रिड फंड, और जो पैसा 8, 10, 12, 15 साल में खर्च करेंगे इक्विटी फंड। अगर आपने कागज पे लिख दिया तो बाजार के गिरने पर आप कभी भी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपने कागज पे लिखा हुआ है मैंने कौन सा पैसा बाजार में डाला है जो मुझे अभी नहीं चाहिए। अगर ये कागज पे नहीं लिखा, ये दिल है कि मानता नहीं है, तो परेशान कर देगा। और शास्त्रों में एक बड़ी मजेदार चीज है कि आप जब भी कोई उत्सव मनाते हैं, हर उत्सव समृद्धि का काम होता है। आप जो भी जीवन में सेरेमनीज करते हैं ये सब समृद्धि की सिंबल होती है। आप जानते हैं हर सेरेमनी शुरू कैसे होती है? एक मंत्र से होती है जिसका नाम है शांति मंत्र। बिना शांति मंत्र के आपका कोई सेलिब्रेशन शुरू नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मन शांत नहीं होता है वो समृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पे निकले हैं, एक बात कागज पे लिख लीजिए, आपका मन हमेशा शांत रहना चाहिए, आपको डर कभी नहीं लगना चाहिए। डर लग गया तो फैसला सही कैसे होगा? मैंने शादी की तो 2 काम किए। पहला काम किया, पत्नी को 2 फॉर्म लाके दिए और पत्नी से कहा ये फॉर्म भरो। पत्नी पूछती फॉर्म क्या है? मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस है। कहती ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा अगर मैं जल्दी मर गया तो। दूसरा फॉर्म मैंने उसको SIP का दिया। वो पूछती SIP क्या होती है? मैंने समझाया SIP क्या होती है। वो पूछती SIP क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अगर मैं नहीं मरा तो। मुझे मालूम है मैं कब मरूंगा, कल मरूंगा या 100 साल में मरूंगा, मुझे मालूम, पर दोनों तैयारी की कि नहीं की? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप मानते हैं बाजार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, जब आप खुद मान रहे हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है, जब आप खुद कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, तो आपको करना क्या है? तैयारी तो करनी है, चाहे बाजार गिरे चाहे बाजार बढ़े। और अगर बाजार गिरने की आपने तैयारी की हुई है तो परेशान होंगे क्या? आप परेशान नहीं होंगे। अगर बाजार गिरने पर आप परेशान हो गए हैं इसका मतलब तैयारी अधूरी है, या फिर आपने अपेक्षा की थी कि बाजार बढ़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उस वक्त मन में ये विचार आता है, 2 विचार आते हैं। पहला, बाजार कभी भी गिर सकता है, और दूसरा विचार ये आता है कि अभी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और फिर आप आकलन करते हैं कि नहीं बाजार नहीं गिरेगा, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप दुखी इसलिए नहीं हो रहे हैं कि बाजार गिर गया, आप दुखी इसलिए हो रहे हैं कि बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी। अब बच्चे से मोबाइल मांग रहे हैं और बच्चा मना करेगा तो कैसा लगेगा बताइए? बुरा लगेगा ना। तो बाजार गिरने से आप दुखी नहीं है। बाजार गिरने से आप दुखी क्यों है? क्योंकि जो कैलकुलेशन आपने की थी वो गलत हो गई। वो ईगो आपको हर्ट कर रहा है। ईगो रखना ही क्यों? हम ईश्वर थोड़ी है। हम जानते हैं कि कल कुछ भी हो सकता है। अगर हम जानते हैं कल कुछ भी हो सकता है तो तैयारी तो हमें करके रखनी है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि मजा आएगा अगर हम खुले दिमाग से बात करें। खुले दिमाग का मतलब है कि कल क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे कल का निर्माण करना है। ये जो कल है ना दोस्तों, ये आपके आज के फैसले पर निर्भर करता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए एक छोटी सी बात हमें समझनी है कि पैसा कैसे बनता है। ध्यान से समझिएगा, पैसा एक ही तरीके से बनता है जब कोई खर्च करता है, क्योंकि दूसरे का खर्चा ही आपकी आमदनी है। ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो एक सवाल पूछूंगा, आपके और आपके परिवार में आने वाले सालों में खर्चे बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले? बस हो गया, काम खत्म। अगर आपको इस बात पर यकीन है कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं तो व्यापारी की आमदनी बढ़ने वाली है, और अगर व्यापारी की आमदनी बढ़ने वाली तो बाजार, और ऐसे में अगर बाजार गिरता है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? फिर चिंता की। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि बाजार गिरने से फायदा क्या है और क्यों गिर रहा है, पर एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करूंगा। आपके सामने देखिए सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जाम का एक तस्वीर लगी हुई है।
सेबी को इस बात की चिंता है, उन्होंने एक रिपोर्ट देखी थी अभी कि 91% लोग जो इस बाजार में आते हैं पैसा नहीं बनाते, इस बात की उन्हें बड़ी चिंता है। और जो मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ ये भी उसी लार्जर एक जो प्लान है सेबी का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के प्लान में आता है कि हम लोग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। ये इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ। मैं पिछले 18 सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो सेबी ये कोशिश करती है कि लोगों को समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। लेकिन पहली बार सेबी ने एक और काम किया है कि अगर आप खुद जानना चाहते हैं कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम आपको बताएगा कि आप कितना एसेट्स को समझते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्ञान कितना है, सिक्योरिटीज मार्केट को कितना जानते हैं और समझते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के प्रोसेसेस को कितना जानते हैं और आपका बिहेवियर इन्वेस्टमेंट करने के एज एन इन्वेस्टर कैसा है। तो सेबी ने अभी ये काम शुरू किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी फुर्सत के क्षण आपके पास में हो, इस एग्जाम को जरूर दीजिए। आप खुद को पहचान पाएंगे और अगर आप खुद को पहचानेंगे तो आप बेहतर फैसला भी कर पाएंगे। तो कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैं आपके साथ बात करते हुए चलूंगा। और महाभारत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में क्या है, काम करो और उस काम का आउटकम क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईश्वर से पूछा जाता है कि अगर मुझे काम करना है, मुझे अगर काम करना है और परिणाम आपके हाथ में है तो फिर मैं काम क्यों करूं? अगर परिणाम आप उस हिसाब से मुझे नहीं देंगे तो मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप जानते हैं शास्त्र क्या कहता है? इसके लिए कहता है अगर आप चाहते तो यज्ञ कहा जाता है। इसका मतलब है यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है, आपके पास जो सामग्री है वो आप हवन में भेंट करते हैं और देव की तथास्तु की मतलब उसके आशीर्वाद की आप कामना करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले ईश्वर को अर्पित करते हैं। बाजार से आप बाहर जो दुकानें बनी हुई हैं वहां से हार खरीदते हैं, पुष्प खरीदते हैं, जोत अगरबत्ती खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं, एक पैकेट में लेके जाते हैं, ईश्वर को अर्पित करते हैं। ये जो चीज है उसको नैवेद्य कहा जाता है। और नैवेद्य देने के बाद आप प्रसाद की कामना करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर आपको ये चिंता है कि अगर कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे ही आप नैवेद्य देते हैं ईश्वर से ऋण हो जाता है। और जीवन में सबसे भारी चीज क्या है? देव ऋण के दबाव में इसको ऋण उतारना ही पड़ता है। और ऋण तब उतारता है जब आपके कर्म का वो आपको फल देता है। तो चिंता आप कभी मत कीजिएगा कि आप कर्म करेंगे और उसका फल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सही इन्वेस्टमेंट करेंगे, समय को ध्यान में रखेंगे, पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे जो मैंने आपको बताया किस तरह से करेंगे, किस समय कौन सा पैसा खर्च करना है, तो आपसे गलती नहीं होगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे। आप इन्वेस्टमेंट में अंदर तो आ जाएंगे लेकिन बाहर सही तरह से निकल नहीं पाएंगे। हमें अभिमन्यु नहीं बनना है। हम इन्वेस्टमेंट में अगर जा रहे हैं तो बाहर आना भी हमें उतना ही बेहतर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा स्लाइड्स के जरिए थोड़ा हिंदुस्तान की बात आपसे करूंगा, थोड़ी दुनिया की आपसे बात करूंगा। लेकिन पहले मैं ट्रम्प साहब की बात करता हूं। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं इसमें सबका नुकसान है। क्या वो ये खुद नहीं जानते होंगे? फिर भी कर रहे हैं ना? तो बताइए क्यों कर रहे हैं? फिर क्यों कर रहे हैं? अगर वो खुद जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूं इसमें सबका नुकसान है तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? तो उसकी विचारधारा है, वो उनका ईगो है। आइए वो समझते हैं वो क्या कर रहे हैं। उनके सामने एक तकलीफ है और उनके सामने तकलीफ ये है कि उनके सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें बिना कष्ट के आप समाधान निकाल सकें। कभी कभी इसको आप कहते हैं सर्जरी, मेडिकल साइंसेज में उसको सर्जरी कहते हैं। और जब आप सर्जरी करवाते हैं तो डॉक्टर आपसे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता है जिसमें क्या लिखा रहता है कि सर्जरी करते वक्त पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। और फिर भी हम साइन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता है। हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो ध्यान से समझते हैं कि अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका की जो प्रॉब्लम है वो कभी न कभी कहीं न कहीं खत्म होनी थी। और ये क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास में हर व्यक्ति अपना नाम बनाना चाहता है। पहली चीज से समझते। दूसरी चीज, कोई भी राष्ट्रपति जब आता है तो तकलीफ को बड़ी करता है ताकि जब वो जाए तो ऐसा लगे कि बहुत बड़ा काम करके गया है।
दूसरा चीज क्या है, इस वक्त अमेरिका में क्या हुआ है ध्यान से समझिएगा। अमेरिका की जो जीडीपी है वो इस वक्त $30 ट्रिलियन के आसपास है, 30 ट्रिलियन के आसपास है। और अमेरिका का जो उधार है, अमेरिका के ऊपर जो उधार है ये 38 ट्रिलियन के आसपास है, 38 ट्रिलियन के आसपास है। तो थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, 2017 की बात करता हूँ। 2017 में वहां की जो इकोनॉमी थी ये 19 ट्रिलियन के आसपास थी, 19 ट्रिलियन के आसपास थी। और जो उधार था वो भी 19 ट्रिलियन के आसपास था। उधार किसका? केंद्र सरकार का, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। आज आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ के 30 के आसपास आई है, और जो सरकारी उधार है वो बढ़ के 38 हो गया है। ये कुछ ऐसा है कि आप 2 रुपए उधार लेके 1 रुपये से अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कितने लोग ऐसी जिंदगी लगातार जी सकते हैं कि आपकी आमदनी तो 1 रुपए से बढ़े और आपका उधार 2 रुपए से? कहीं सर, कहीं ना कहीं आपको आके इस पे क्या करना है, आपको रोक लगानी। दूसरा, बहुत ध्यान से समझिए, दूसरा, हर साल जो सरकार बजट लेके आती है उस बजट पे सरकार की आमदनी होती है और सरकार के खर्चे होते हैं। ये जो सरकार का खर्च और आमदनी है उसके बीच का गैप 6 रुपए हो गया है। मतलब अमेरिका की सरकार अगर 100 रुपए खर्च करती है, अगर 100 रुपए कमाती है तो 106 रुपए का खर्च कर रही है, इसको डेफिसिट कहते हैं। अब ये जो डेफिसिट है ये पिछले 70 सालों का, 1950 से लेके मैं 1925 की बात, 2025 की बात कर रहा हूं, 75 सालों में कभी भी वहां की सरकार को इतना घाटा नहीं हुआ। अब ये हुआ क्यों? अमेरिका में ऐसा हुआ क्यों? आइए इस बात को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप में से कितने लोगों को बैठे बैठे कभी ये सपना आता है कि हिंदुस्तान का रुपया भी काश डॉलर होता, कि दुनिया में हर देश उसको इस्तेमाल करता, वो हर देश की रिजर्व करेंसी होता, जहां जाओ दुनिया में रुपया चलता। कभी लगता है आपको मन में ऐसा होना चाहिए? कभी आता है मन में ऐसा? अगर आपको लगता है कि रुपया वैसा ही मजबूत हो जैसा डॉलर है और हर देश डॉलर इस्तेमाल करे, ऐसा कब होगा? कब हो सकता है? सोचिए, ऐसा तब होगा जब हर देश रुपया इस्तेमाल करे। और जब हर देश रुपया इस्तेमाल करेगा तो उसके पास आप रुपया कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि रुपया तो आपकी करेंसी है, रुपया आपके देश में छपता है, रुपया आपके देश में बनता है और दुनिया के 200 देशों में होना चाहिए। कैसे जाएगा? इसका एक ही तरीका है। इसका एक तरीका यह है कि जिस भी देश में रुपया जा रहा है उससे आप सामान खरीदेंगे। तो जो है खरीदने वाले, और वो देश कौन सा है? दुनिया में जितने देश हैं अमेरिका का सिर्फ घाटा चलता है, और ये 70 साल से उसका घाटा चल रहा है। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। अमेरिका को इसमें फायदा क्या है? अमेरिका को इसमें फायदा यह है कि जो भी देश उसको बेचता है सामान, उसको डॉलर मिलते हैं, वो डॉलर वापस अमेरिका को दे देता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको ब्याज मिलता है, और उसी पैसे को अमेरिका वापस खर्च करता है। बात समझ में आ रही है आपको? और एक ऐसा गुब्बारा है जो बड़ा 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 होता जा रहा है, इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके फटने से। अब ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या? आज से 3, 4, 5 साल पहले रशिया के जो डॉलर थे, रशिया के पास भी डॉलर थे, जब उसने यूक्रेन पर हमला किया उसके डॉलर्स को अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, और जैसे ही उसको फ्रीज कर दिया तो बाकी देश के लोग सावधान हो गए, खासकर चाइना सावधान हो गया, जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा डॉलर है, कि अगर कल को जो रशिया के फ्रीज हो गए मेरे भी फ्रीज हो सकते हैं, हमें डॉलर पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, जो दुनिया में 3-4 साल से चल रहा है। पिछले 3-4 साल से दुनिया में प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। पिछले 3-4 साल से दुनिया में हर देश अपने आप को सावधान करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3-4 साल से दुनिया ग्लोबलाइजेशन की जगह लोकलाइजेशन की बात कर रही है। पिछले 3-4 सालों से अमेरिका बोलता है अमेरिका फर्स्ट, इंडिया बोलता है इंडिया फर्स्ट, चाइना बोलता है चाइना फर्स्ट। इस तरह की पॉलिसीज हम लेके आए हैं। तो ट्रम्प साहब को लगा कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, और उसने अपने देश के लोगों से वादा किया कि पूरी दुनिया हमें बेच बेच के पैसे वाली बन रही है, मेरे से पहले राष्ट्रपति आपके ऊपर टैक्स लगाते थे, मैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। इसमें अमेरिका का नुकसान क्या होगा कि अमेरिका में जो चीजें दुनिया भर से जा रही हैं, सस्ती चीजें जा रही हैं, वो क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी।
और वहां के लोग नहीं खरीद पाएंगे, और वहां के जो लोग बनाने लगेंगे सामान, उनको बनाने का मौका मिलेगा। वहां अचानक से मंदी आएगी, और मंदी आने से ब्याज दरें फेडरल रिजर्व को कम करनी पड़ेगी। इनका जो इतना ज्यादा उधार हो गया है, उस पर बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। जब भी किसी देश में ब्याज देने वाला आपका खर्चा बढ़ जाता है, तो आपका बजट घाटे में चला जाता है। उस देश के पास और कोई तरीका नहीं होता है उस ब्याज को पहले दो काम करे कि ब्याज को कम करे और दूसरा उधार को भी कम करे। 2-3 साल उनको ऐसा लगता है कि वो कष्ट देखेंगे। इस कष्ट में उनके साथ क्या होगा कि ब्याज दरें कम हो जाएगी, नया उधार कम हो जाएगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वापिस अपने देश में निर्माण शुरू हो जाएगा, और हम जो दुनिया भर के सामान खरीद रहे हैं उसमें भी कम हो जाएगा, हम हमारा घाटा भी कम कर पाएंगे। तो अभी तक अमेरिका सस्ता सामान खरीदना चाहता था, अब अमेरिका सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहता है, अपने घर को ठीक करना चाहता है। हमें लगता है कभी कभी बाहर से कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेन होगा दुनिया में, और इस पेन की वजह से दुनिया के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होगी। जब सबसे बड़ा ग्राहक आपसे सामान कम खरीदेगा तो जाहिर है आपकी बिक्री कम हो जाएगी और दुनिया में जीडीपी ग्रोथ कम होगी। तो क्या ये बुरी बात है? आइए समझते हैं कि बुरी बात है कि सही बात है, और ध्यान से सुनिएगा। इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो दुखी हो ही नहीं सकता है, परमानेंटली दुखी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। जैसे मेरे पिता का देहांत हुआ, मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि पिता के सहारे ही मैं दुनिया में आया, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। जब तक उनके आशीर्वाद मेरे ऊपर था, मुझे लगता था मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, और अचानक से वो व्यक्ति कहीं चला जाता है, ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, आज की मैं पिता की तस्वीर देखता हूँ तो दुखी नहीं होता हूँ, उल्टा उनको याद करता हूँ कि उनके साथ मैंने अच्छा वक्त बिताया। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर हम दुख की तलाश करेंगे तो आप जिएंगे कैसे? हम आत्महत्या कर लेंगे। तो हम सुबह उठ के ये प्रार्थना ईश्वर से नहीं करते हैं कि मुझे दुख दो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दुख दो। तो इंसान सुखी कैसा होता है? ध्यान से सुनिएगा। आपके पास पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो में गिरावट 20% की है, और अचानक से आप देखते हैं कि बाजार में गिरावट 15% की है। तो निफ्टी गिरा है 15%, आपका पोर्टफोलियो गिरा है 20%। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? अच्छा या खराब? खराब लगेगा। थोड़ी देर में आपका दोस्त मिलने आता है, दोस्त अपनी बात करता है और बोलता है कि उसका पोर्टफोलियो 40% गिरा है। अब आपको कैसा लग रहा है? देखा आपको? हुआ कि नहीं हुआ? हम ऐसे ही, ठीक है ना, इसको रिलेटिविटी बोलते हैं। तो दुनिया में जो व्यापार हो रहा है इसमें 30% व्यापार अमेरिका का होता है, 15% व्यापार अकेले चाइना का होता है, जापान और यूरोप मिलकर 26% व्यापार होता है। 30 + 26 56, 56 + 15 करीब 71% व्यापार इन 3 रीजन का होता है, और हिंदुस्तान का केवल कितना होता है? 2%। अब दुनिया में सबको नुकसान होगा, इसको ज्यादा नुकसान होगा, इनको ज्यादा नुकसान होगा। जब इनको ज्यादा नुकसान होगा, आज से 2 साल के बाद की दुनिया में हिंदुस्तान का महत्व बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका नुकसान हमसे ज्यादा होगा। यही तो बात है। हमेशा जंग जीतने के लिए आपको दूसरे से बड़ा होने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपसे छोटा होगा तब भी तो आपने दौड़ जीत ली ना। And this is what we need to understand. तो इस पेज वॉर से, टैरिफ वॉर से, भले ही जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया की कम हो जाए, दूसरे मुल्कों की ग्रोथ रेट हमसे ज्यादा कम हो जाए। और इसलिए इंडिया की जो स्टैंडिंग है, जो ग्लोबल स्टैंडिंग हमारी है, जो ग्लोबल रिकॉल हमारा है, दुनिया से जो एफडीआई हमारे पास में आती है, दुनिया से जो पैसा हमारे पास में आता है, उसके बढ़ने की संभावना है। ये हमारे साथ जो घटनाएं घट रही है बुरी नहीं हो रही। दूसरी चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अमेरिका के अंदर आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, दुनिया में मंदी आती है, तो मंदी आने से क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, और हिंदुस्तान की आबादी में हर व्यक्ति का आप जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं, सभी का जीवन अच्छा करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन हर खनिज यहाँ मिलता नहीं है। जब आप उपभोग करते हैं तो बहुत सी चीजें आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती है। अगर दुनिया भर में ग्रोथ रेट रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान छोटा कंट्री है, हमारी हिस्सेदारी केवल 2% है, तो दुनिया के बाजारों में जो भाव तय होते हैं उसमें हमारा प्रभाव बिल्कुल नहीं है। लेकिन दुनिया में अगर मंदी आएगी तो दुनिया के बाजारों में जो चीजें हैं, जो खरीद फरोख्त की जाती हैं, वो सस्ती होंगी कि महंगी होंगी? इसमें आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? इस वक्त जो आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं वो क्या है? तेल। तेल आपको इतना सस्ता मिल रहा है जो आपको 2008, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में भी नहीं मिलता था। पिछले 15 साल का, पिछले 20 साल का सबसे सस्ता तेल अब आपको मिल रहा है।
$70 के आसपास तेल मिल रहा है। इससे अच्छी खबर आपके लिए क्या हो सकती है? न केवल तेल, कोई भी कमोडिटी आप देख लीजिए, दुनिया में अगर मंदी आती है, अमेरिका उसको बोरो नहीं करता है, तो आप देखेंगे वो सस्ती रहेगी, और ये सस्ती होने वाली चीजें आपके लिए एक अच्छी न्यूज लेके आती है। तकलीफ सिर्फ एक ही बात है कि एक बाजार दूसरी बाजार को देख के गिरता है। ये ऐसा ही है जैसे एक मालिक कुत्ते को लेके जा रहा है और दूसरे कुत्ते आते हैं गली के, वो कुत्ता मालिक बोलता है चल मेरे साथ, कुत्ता क्या करता है, रुक जाता है, दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है कि नहीं भौंकता है। शॉर्ट टर्म में कुत्ता हमेशा वही करेगा, लेकिन थोड़ी देर भौंकेगा, बाद में मालिक के पीछे जाएगा कि नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। अगर अमेरिका का बाजार गिरेगा तो हमारे बाजार में भी कमजोरी आएगी, लेकिन थोड़े समय बाद हमारे बाजार को समझ में आएगा हमें हिंदुस्तान की जीडीपी के पीछे जाना है, हमें अमेरिका के बाजार के पीछे नहीं जाना। तो इन खबरों की वजह से अगर हमारे बाजार में कमजोरी आती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात साफ नजर आनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, हमें ये देखना चाहिए कि कल क्या होगा। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। ध्यान से मेरी बात समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। ये मुझे शुरू में बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन 10 साल तक जब मैंने शुरुआत की इन्वेस्टमेंट की 1992 में, मैंने एक दिन मुड़ के देखा 2001 तक कुछ भी पैसा नहीं बनाया। मैं परेशान बैठा था कि 10 साल मैंने निकाल दिए जिंदगी के और कुछ खास पैसा मेरा बना नहीं। ऐसे में एक देव कृपा मेरे ऊपर होती है, अखबार मेरे सामने आता है और अखबार में एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का, उनका नाम है डेल कैनेमन। तो मैं भी इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, मेरी इच्छा हुई उनके बारे में पढ़ने की, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला है। उन्होंने एक मजेदार बात कही थी जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और उसके बाद से मेरी दुनिया इन्वेस्टमेंट को लेकर बदल गई। वो कहते हैं, मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी 1985 से 91 तक 6 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी, मैं ये पढ़ता था कि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि इंसान समझदार होता है, इंसान तार्किक होता है, इंसान लॉजिकल होता है, ह्यूमंस आर रैशनल क्रिएचर, ये इकोनॉमिक्स कहती है। डेल कैनेमन ने इसको विरोध किया, इसके खिलाफ लिखा। उन्होंने कहा कि ह्यूमंस आर नॉट रैशनल क्रिएचर, ह्यूमंस आर इमोशनल क्रिएचर। इकोनॉमिक्स कहती है कि इंसान वो करता है जिससे उसका फायदा है, डेल कैनेमन कहते हैं नहीं, इंसान वो करता है जो उसको करना अच्छा लगता है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए? सबको। आप में से कितने लोग मानते हैं कि मॉर्निंग वॉक से अच्छी हेल्थ मिलती है? जाते हैं क्या? आई बात समझ में? अब ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। व्हाई वी डोंट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं से आपको ज्ञान मिला कि मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मैं कल से मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, कल से जाऊंगा, अभी रात है, सुबह उठ के जाऊंगा, ये फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? फ्यूचर है। फ्यूचर में मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, ये कल्पना है कि नहीं है? इमेजिनेशन है कि नहीं है? इमेजिनेशन शरीर का कौन सा अंग करता है? माइंड करता है। माइंड केवल एक ही काम कर सकता है, इमेजिनेशन और निर्णय लेना। अब वो आपका दिमाग इमेजिनेशन करता है, फैसला करता है मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मैं सुबह 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, ठीक है। अब आप सुबह 4 बजे उठते हैं, अलार्म बजता है, अभी जो फ्यूचर था वो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और जैसे ही दिमाग कान अलार्म सुनता है, दिमाग को बोलता है अलार्म बज गया, दिमाग आदेश देता है शरीर को उठ जाओ, और शरीर उठ जाता है। आप जानते हैं इस वक्त क्या होता है? शरीर उठ जाता है। अब शरीर में 5 अंग और हैं जिनको आप इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियों का काम क्या है? फील करना है। तो ह्यूमंस आर फीलर्स एंड थिंकर्स। हम महसूस करते हैं और सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, रात को आप इमेजिन कर रहे थे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। 4 बजे आप उठ गए, अब आप फील कर रहे हैं, और चारों 5 इंद्रियां मिलके आपके मन से, आपके जहन से, आपके दिमाग से एक सवाल पूछती है। सिंपल सा सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? आपके मन में भी कभी कभी आता होगा ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो दिमाग जवाब देता है, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आनंद की तलाश, मैं मजे में रहना चाहता हूँ। तो अगला सवाल इंद्रियां पूछती है, सोने में मजा आएगा कि बाहर जाने में मजा आएगा? तो जवाब क्या मिलेगा? और आप सो जाए। तो आपने रात का फैसला क्यों बदला? क्योंकि फीलिंग अच्छी नहीं थी, बाहर जाने की फीलिंग अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिक्स कहती है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, डेल कैनेमन कहता है कि आप नहीं जाएंगे क्योंकि सोना अच्छा लगता है। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात। अर्जुन को यही कहते हैं कृष्ण,
आपको सर्दी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको सुख का एहसास हो रहा है, आपको दुख का एहसास हो रहा है, ये इंद्रियां करती है जो शॉर्ट टर्म होती है, टेम्पररी होती है, लंबी नहीं रहती है। तो आपको काबू में करना है। तो एक दावे से एक बात कहूं, मेरी बात सुनने में बहुत खराब लगेगी, जो आदमी रोजाना टीवी देखता है वो पैसा बना ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप रोजाना टीवी देखते हैं तो इंद्रियां काम करेगी कि इमेजिनेशन काम करेगा, बताइए? इंद्रियां काम करेगी। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको, आप देखिएगा जरूर जाके। नाम है साइकोलॉजिस्ट वॉल्ट मिशेल, साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अचानक बैठे बैठे उनके मन में ख्याल आया कि कौन लोग हैं जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, और ये बात उन्होंने अपनी क्लास में डिस्कस की। और डिस्कशन करने के बाद में ये निकल के आया कि जो व्यक्ति डिलेड ग्रेटिफिकेशन में यकीन करता है वो जिंदगी में कामयाब होता है। क्या होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ध्यान से समझिएगा। और जो वॉल्ट मिशेल ने बात की वो मैंने अपने बच्चे के साथ भी किया। मेरे बच्चे की उम्र थी 4 साल। मैंने बच्चे को बुलाया, बच्चे से पूछा बेटा चॉकलेट कैसी लगती है, तो हंसने लगा, कहता पापा चॉकलेट तो अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मेरे पास 2 पैकेट हैं, एक पैकेट में ज्यादा चॉकलेट है, एक पैकेट में कम चॉकलेट है, कौन सी लेगा? तो फिर हंसता है, पापा मोर द मेरियर, मुझे चॉकलेट अच्छी लगती है, मैं वही पैकेट लूंगा जिसमें चॉकलेट ज्यादा है। तो मैंने उसको ऑफर दिया। ऑफर ये था बेटा कि तू अभी अगर तू कम चॉकलेट का पैकेट मेरे से लेता है तो तेरे को अभी दे दूंगा, अभी मिलेगी, और ज्यादा चॉकलेट चाहिए तो कल मिलेगी। बताइए वो कौन सा लेगा? देखा, आप अभी भी 4 साल गई हैं। उसने किया ये काम जिसपे वॉल्टर मिशेल रिसर्च करने वाले थे, ठीक है ना। उनका रिसर्च में आपको बताऊंगा, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है, आप जरूर देखिएगा। अब देखिए उन्होंने क्या किया, 40 बच्चों को इकट्ठा किया, हर बच्चे को एक केबिन में बंद किया, एक अलग केबिन में रखा, बच्चा अकेला है, और तब तक इंतजार किया जब तक बच्चे को भूख ना लगे। अभी नाउ एवरी किड इज हंग्री, तेज भूख लगी है बच्चे को। एक रिसर्चर आता है उनके पास में, एक प्लेट लेके आता है, प्लेट में मिठाई का टुकड़ा रखा है जिसको मार्शमैलो बोलते हैं, और रिसर्चर बच्चे को बोलता है बेटे तुम मिठाई खा सकते हो। अब उसको भूख भी लगी है और सामने उसके पसंद की मिठाई भी है। रिसर्चर उसको एक काम कहता है कि तुम चाहो तो मिठाई खा सकते हो, मैं ये मिठाई देके बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में वापस आऊंगा और मैंने देखा कि तुमने मिठाई नहीं खाई है तो तुम्हें डबल मिठाई डबल मिल जाएगी। ये कह के वो चला जाता है। अभी बच्चे के सामने 3 बातें हैं। पहली चीज भूख लगी है, दूसरी चीज सामने मिठाई रखी है, तीसरी चीज अगर मैं मिठाई नहीं खाता हूं तो वो मुझे डबल मिलेगी। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि वो आदमी कितनी देर में आएगा मालूम नहीं है, और आएगा कि नहीं आएगा ये आपको यकीन करना है, कोई गारंटी थोड़ी है, ठीक है ना। अभी आप बताइए क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? वॉल्टर मिशेल की टीम कैमरा में इसको रिकॉर्ड कर रही, 40 बच्चे हैं, सबको रिकॉर्ड कर रही है। कुछ बच्चों ने तुरंत मिठाई खा ली, कुछ बच्चों ने थोड़ी सी मिठाई खाई, कुछ बच्चों ने थोड़ी सी चखी, अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन फिर खा ली। 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मिठाई नहीं खाई। एक्सपेरिमेंट यहां से शुरू होता है, खत्म नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट 1964 में होता है और 2005 में रिपोर्ट आती है। कितने साल के बाद? 41 साल के बाद, क्योंकि इनको ये पता करना था जिंदगी में क्या चीज आपको कामयाब बनाती है। रिपोर्ट 41 साल के बाद में आती है, और 41 साल के बाद में ये कहते हैं कि जो 4 बच्चे जिन्होंने मिठाई नहीं खाई वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब हुए, क्योंकि उनके पास एक चीज थी जिसको बोलते हैं हैबिट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। उन्होंने अपने मन के भावों को दबाया, कंट्रोल किया, मन को नियंत्रित किया और अच्छे फल के लिए इंतजार किया, ठीक है। 40 साल तक उनकी फाइल उनको फॉलो किया उन बच्चों को। मैंने ये किस्सा आपको ये नहीं इसके लिए नहीं सुनाया कि क्या होता है, मैंने इसके लिए सुनाया कि ये कैसे होता है। थोड़ा अंदाज लगाइए, वो 4 बच्चे जिन्होंने मिठाई नहीं खाई उन्होंने क्या किया कि मिठाई नहीं खाई, कैसे कंट्रोल किया होगा अपने आप को। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या जानता है फ्यूचर के बारे में? हाँ, कैसे कंट्रोल किया उसने? सबको ऑफर की डबल मिलेगा। सब बच्चों ने खा लिया, 4 ने नहीं खाया, क्यों? एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही, उसको यकीन था। मतलब यकीन किसको करना है? आपको यकीन करना है। बाजार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा किसको यकीन करना है? आपको। दुनिया में कोई समझा नहीं सकता,
उनको कौन समझाएगा कि वो ऑफिस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक। पहली चीज यकीन आपको करना है। दूसरा, रणनीति क्या अपनाई उन्होंने मिठाई नहीं खाने की? बताइए क्या किया होगा? सेल्फ कंट्रोल कैसे किया होगा? क्या मिठाई बरोबर नहीं है? ओके, फिर डबल की कामना क्यों करना? बिल्कुल ठीक है। यस, वो कैसे किया? वो कैसे किया? देखा ही नहीं। एग्जैक्टली। आप जानते हैं बच्चों ने क्या किया? अपना ध्यान दूसरी तरफ लेके चले गए और मिठाई को देखना ही छोड़ दिया। तो मंदी में आपको क्या करना है? नहीं देखना है रोजा लोग क्या बोल रहे हैं। हमारी तकलीफ क्या, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से तकलीफ समझिएगा। इसको बोलते हैं एपोफीनिया, साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं एपोफीनिया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हमारी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि हमारी जिंदगी अनिश्चित है, अनसर्टेन है कि नहीं है? अनसर्टेन है। और हम चाहते क्या है कि क्या हो? सर्टेन। बस हम पूरी जिंदगी तलाश करते हैं सर्टेनिटी, और सर्टेनिटी की तलाश के लिए हम पैटर्न्स बनाते हैं। इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। इसलिए आप घर में जब बच्चे होते हैं तो आपको कैसे सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट। कैसे सिखाते हैं आपको? पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। क्या आप में से किसी ने कोई दूसरा वर्ड पहले सीखा है? सबने पहले क्या सीखा है? ए सीखा है। तो इसकी वजह से हमारा दिमाग कैसे हो गया समझिएगा। एक बच्चे को बुलाइए, 4-5 साल के बच्चे को बुलाइए और उससे पूछिए बेटा एबीसीडी आती है? वो कहेगा हाँ पापा एबीसीडी, हाँ अंकल एबीसीडी आती है। अच्छा सुनाओ। अब वो सुना रहा है ए बी सी डी और ई भूल गया। ई उसको याद नहीं आ रहा है। वो क्या करेगा? फिर से बोलेगा पैटर्न, और जैसे ही वो फिर से बोलेगा ई उसको आएगा। इसके बाद ये आता है। इसलिए दोस्तों मंदी में आपका मन हमेशा कहेगा कि मंदी और आएगी, और तेजी में आपका मन क्या कहता है? तेजी और आएगी। आपको डर लगता है अभी खरीद लूं नहीं तो कल भाव बढ़ जाएंगे, और मंदी में लगता है अभी इंतजार करो भी और कम होंगे। तो ना आप पीक पे बेच पाते हैं, ना आप मंदी पे आप खरीद पाते हैं। ये हमारा पैटर्न सीकिंग बिहेवियर है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वॉशिंग टीवी इज इंड्यूरिटी और वेल्थ क्रिएशन। अगर वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप टीवी मत देखिए, क्योंकि टीवी की एक खास बात है, और खास बात क्या है? उसका कारोबार तब चलता है जब आप उसे देखते हैं, और आप कब देखते हैं? जब आप डरते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं आपके पास में आया हूं और मैं आपसे कहता हूं कि निफ्टी 23,000 है। अगले 6 महीने में निफ्टी 23,000 से 30,000 हो जाएगी, और मैं कारण बताता हूं क्यों हो जाएगी। कारण बताऊंगा क्यों हो जाती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मैं आपसे कहता हूं कि निफ्टी 23,000 है और अगले 6 महीने में ये 15,000 हो जाएगी, और मैं आपको कारण बताता हूं क्यों हो जाएगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। दोनों में से कौन सी बात आप ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? 23 की 30 हो जाएगी कि 23 की 15 हो जाएगी? पक्का? अब मेरी बात सुनिए। अगर मैं आपको बोलूंगा निफ्टी 23 से 30 हो जाएगी, आपका मन कहेगा सेल्समैन है कुछ बेचने आया, क्योंकि आप मेरे को नहीं जानते, पहली बार हम जिंदगी में मिल रहे हैं। मैं आपको क्या नजर आऊंगा? सेल्समैन। लेकिन मैं बाहर से आया हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, आपसे पैसा भी नहीं मांग रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं कि 23 की 15 हो जाएगी, तो मैं आपको क्या नजर आऊंगा? वेल विशर। खतरे से आपको क्या कर रहा हूं? सावधान कर रहा हूं। तो टीवी जब भी खतरा होगा ना, आपको बहुत बढ़ा के दिखाती है, बहुत बढ़ा के दिखाती है। 2008 में आपको टीवी ने बताया कि लेमन ब्रदर्स बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। 2010 के अंदर आपको हाई इंटरेस्ट रेट, हाई महंगाई की बात बताई। 2011 के अंदर डॉलर का मजबूत होना बताया। 2012 के अंदर आपको रुपया कमजोर होना बताया। 2014 में इलेक्शन का डर बताया। 2015 में अकाल पड़े 9 राज्यों में, उसका डर बताया। 2015 में आपको ब्रेक्जिट का डर दिखाया। 2016 में आपको डिमोनेटाइजेशन का डर दिखाया। 2018 में जीएसटी का डर बताया। 2019 में डिफॉल्ट का डर बताया। 2020 में कोविड का डर बताया। 2021 में डबल कोविड का डर बताया। 2022 में यूक्रेन वॉर का डर बताया। 2024 में फिर इलेक्शन का डर बताया। अभी आप देखिए ट्रंप का और टैरिफ का आपको डर दिखा रहा है। आपका बाजार 8,000 का 60,000 से 80,000 हुआ कि नहीं हुआ? इसी डर के साथ में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ आपके साथ। रोजाना टीवी देखेंगे तो डरते ही रहेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं हमारे घरों में क्या हो रहा है।
हिंदुस्तान कैसा नजर आएगा, 2030 में कैसा नजर आएगा, 2035 में कैसा नजर आएगा, क्योंकि यहीं से इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमी इसलिए नहीं बनती कि टीवी में कोई आदमी कुछ बोल रहा है, इकोनॉमी इसलिए बनती है कि आपके घर में क्या हो रहा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले आपके घरों में क्या हो रहा है। जो कुछ आपके घरों में हो रहा है यही हिंदुस्तान की इकोनॉमी का निर्माण करता है। और कैसे निर्माण करता है, बहुत आसानी से देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की स्लाइड मुझे बहुत अच्छी लगती है, सारे जहां से अच्छा। अब ये सारे जहां से अच्छे वाली बात क्या है? आप मुझे बता सकते हैं हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात क्या है? हम इन्वेस्टमेंट की बात करें उसी लिहाज में कहना, और कोई बात मत कहना। इंडिपेंडेंट नहीं है, ओके। यंग पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान की जितनी पॉपुलेशन यंग है उतनी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको ये कारण बताऊंगा कि दुनिया में यंग लोग क्यों नहीं है, और मैं आपको ये भी कारण बताऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर यंग लोग क्यों हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगले 20 साल के बाद हिंदुस्तान कैसा नजर आएगा, 20 साल में कैसा नजर आएगा, और 20 साल के बाद भी कैसा नजर आएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में एक विधान है, वो विधान ये कहता है कि जीवन में आपको आनंद से रहना है। वो कहते हैं पुरुषार्थ, धर्म का पालन करते हुए अर्थ का अर्जन करें, खूब पैसा कमाइए, सारी कामनाएं पूरी कीजिए, और जिसकी सारी कामनाएं पूरी होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है, उसको मोक्ष मिलता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। जिंदगी में आपका फर्ज है कि आप इच्छा और कामनाओं को पूरी करें, तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन इस मोक्ष के मिलने में एक छोटी सी टेक्निकल पेच है। अब जानते हो टेक्निकल पेच क्या है? वो टेक्निकल पेच ये है कि अगर आपका अंतिम संस्कार आपके बच्चे ने नहीं किया तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए पुराने हिंदुस्तान में हर व्यक्ति माता पिता बनते थे। जो माता पिता नहीं बन सकते थे किसी कारण से, वो दत्तक गोद लेते थे या नियोग करते थे। महाभारत में जो पांडु ने किया था, तो दो तरीके से नियोग करना और दत्तक गोद लेना। क्यों लेना जरूरी था? क्योंकि आपके बच्चों ने अगर आपका अंतिम संस्कार नहीं किया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब सोचिए ये विधान क्यों है, सोचिए विधान क्यों है। आइए समझते हैं। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन को याद कीजिए, आप अपने माँ बाप के लिए क्या लेके आए थे? खुशियों के अलावा कुछ लाए थे? क्या लेके आए? नहीं, फ्यूचर तो आपका है, उनका क्या लेके आए? उनके लिए क्या लेके? माँ बाप के लिए क्या लेके आते हैं पैदा होते ही? खर्चा। क्या लेके आते हैं बताइए? खर्चा लाते हैं कि नहीं लाते हैं? पहले दिन से ही, आने से पहले खर्चा शुरू हो जाता है। और खर्चा ही जिंदगी है, खर्चा ही जिंदगी है। आपके घर में भले ही पिता कमाता हो, खर्चा कौन ज्यादा करवाता है बताइए? सबसे ज्यादा खर्चा किससे करते हैं घर में? बच्चे। कितना खर्चा करवाता है बच्चा? जिस समाज में बच्चा नहीं होता उस समाज में ग्रोथ नहीं होती है। वो ग्रो कर ही नहीं सकता है। नेवर ग्रो की गारंटी एक ही है कि आपका खर्चा बढ़ना चाहिए, और खर्चा बढ़ने की एक ही गारंटी होती है, घर में बच्चा होना चाहिए। अब इस बच्चे में खास बात क्या होती है, आइए इस बात को समझते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा देखिएगा कि आपके घरों में क्या हो रहा है, और मैं आपके साथ थोड़ा सा बांटना चाहता हूं कि आने वाला हिंदुस्तान कैसा है और हिंदुस्तान में क्या चीजें हो रही हैं। ध्यान से देखेंगे कि आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आपके और आपके परिवार के खर्चे बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले? तो आपने क्या कहा था? बढ़ने वाले हैं। आप ईश्वर तो है नहीं, आपको कैसे मालूम कल क्या होगा? आप तो गुजरात में काम कीजिए, आप कभी यूरोप जाइए, आपके रिश्तेदार रहते हैं बहुत यूरोप में, आप रिश्तेदार बहुत से रहते हैं जो स्पेन में होंगे, पोर्चुगल में होंगे, ग्रीस में होंगे। वहां जाके लोगों से पूछिए कि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं कि कम होने वाले हैं, वो उल्टा बोलेंगे आपको। वहां खर्चे कम हो रहे हैं। ग्रीस में तो 1/4 इनकम कम हो गई। जापान में जीडीपी आज से $6 ट्रिलियन थी, आज 4 ट्रिलियन रह गई है। अभी 2 साल में हम जापान से आगे निकलेंगे। अब जानते हैं हम जापान से आगे क्यों निकल रहे हैं? इसलिए नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए कि वो खराब कर रहे हैं। हम पहले 2 ट्रिलियन कमाते थे, अब 4 ट्रिलियन कमाते हैं। वो पहले 6 ट्रिलियन कमाते थे, अब 4.5 कमाते हैं। वो पीछे जा रहे हैं। दुनिया में खर्चे लोगों के कम हो रहे हैं, और आप क्या बोल रहे हैं? आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। बताइए क्यों बढ़ रहे हैं आपके खर्चे? एग्जैक्टली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस दिशा में जा रहा है। दिशा इंपॉर्टेंट होती है।
यहाँ दशा इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स में कभी भी दशा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा इंपॉर्टेंट, इसको मार्जिनल बोलते हैं। मैं 100 रुपए कमाता हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है मैं अगले साल कितने कमाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। दिशा क्या है मेरी, 100 से 110 जाने की है, 100 से 90 आने की है, तो मार्जिनल बोलते हैं। तो क्यों हो रहा है? तो अगर मैं आपने कहा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, ये तो बात ठीक है, आपके मन में भाव क्यों है, कहां से कॉन्फिडेंस आया आप में कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, क्यों यकीन है आपको आपके खर्चे बढ़ेंगे? कभी सोचा इसके बारे में आपने? इनकम का मतलब खर्चा होता है, आइए इस बात को समझते हैं। चलिए आप एक काम करते हैं, अहमदाबाद की आबादी को 2 हिस्सों में बांटते हैं। इतने लोगों को आप अहमदाबाद में जानते हैं, उनको 2 ग्रुप बना दीजिए। अहमदाबाद के वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, और अहमदाबाद के वो लोग जिनकी उम्र 30 साल से कम है। धन दौलत जायदाद पैसा प्रॉपर्टी इनकम बैंक बैलेंस ज्वेलरी किसके पास ज्यादा है? जिसकी उम्र 30 से ज्यादा है। मोबाइल किसका महंगा है? आई बात समझ में आपको? इकोनॉमिक्स ये कभी नहीं कहती है कि आपका खर्चा आपकी आमदनी पे निर्भर करता है, आपका खर्चा हमेशा आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। या ऐसे लोग हैं जो कमा के खर्च नहीं करते हैं, या ऐसे लोग जो कमाई नहीं है पर उधार लेके भी खर्च करते हैं। तो आपकी इच्छा होनी चाहिए खर्चा करने के लिए। हिंदुस्तान में आपकी इच्छा बढ़ रही है खर्च करने की। आप खुद देखिए, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके खर्चा करने की इच्छा कम हो रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। यही कारण है, आपका खर्चा इसलिए बढ़ रहा है कि आपको खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है, आपको खर्चा करने में मजा आ रहा है। और ये इच्छा क्यों बढ़ रही है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि ये इच्छा और ये खर्चा क्यों बढ़ रही है। इसके कारण है 3 जनरेशन। जनरेशन ऑफ माई फादर, मेरी जनरेशन, और मेरे बच्चे की जनरेशन। मेरे पिता ने जब काम करना शुरू किया 1958 में, वो घर में अकेले कमाने वाले हैं, 8 खाने वाले। तो जहां 1 कमाने वाला है, 8 खाने वाले हैं, आपकी जरूरतें मुश्किल से पूरी होंगी। और उनकी तनख्वाह 26-27 तारीख तक खत्म हो जाती थी, और अगले 3-4 दिन इंतजार क्या होता था कि अगली पगार कब आई। ऐसे दौर में मैं पैदा होता हूँ, तो मैं क्या सीखता हूँ, मेरी समझ क्या है, मेरी सीख क्या है? मेरी सीख ये है कि मेरे पिता की समस्या ये है कि उनके पास बचत नहीं है, और मैं अपने आप से वादा करता हूँ, प्रण करता हूँ कि जब मैं कमाने लगूंगा तो बचत जरूर करूंगा। अब मैं बचत कर रहा हूँ, जबरदस्त बचत कर रहा हूँ। मेरी आदत यह है कि अगर इस महीने में 100 रुपए कमाता हूँ और अगले महीने 110 रुपए कमाऊंगा, तो जो 10 रुपए हैं उसका बड़ा हिस्सा बचाता हूँ, उनकी खर्च बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं। तो 10 में से 8 रुपए बचा के मैं बाजार में जमा कर दूंगा, 2 रुपए से खर्चा बढ़ाऊंगा। ये मेरी प्रतिक्रिया है, ये मैंने अपने पिता के जीवन से सीखा है। अब मेरे बच्चे ने क्या सीखा है मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे से सीख रहा है। आपकी जनरेशन जो करती है वो पहले की जनरेशन को देख के करती है, इसलिए हर देश में इकोनॉमी हमेशा ऐसे चलती है। इकोनॉमी कभी सीधी नहीं चलती है, आप जो करते हैं उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। एक दिन मैंने अपने बच्चे को बुलाया, क्योंकि मैं बचत ज्यादा करता हूँ, हर घर में कैसी औलाद पैदा की है जो मेरे से उल्टा है, उसको खर्चने में मजा आता है। मैंने एक दिन दुखी होकर उसको बुलाया और उसको समझाया, बेटा तू ऐसे खर्चा क्यों करता है, इस तरह से तुझे खर्चा सही करना चाहिए। मेरे से सीख, मैं किस तरह से पैसे को संभाल कर रखता हूँ, किस तरह से पैसे को बचाता हूँ, किस तरह से पैसे को निवेश करता हूँ। 15 मिनट तक भाषण सुनाया मैंने उसको, मेरी बात उसने ध्यान से सुनी, और फिर उसने मुझे एक ऐसी बात कही, मुझे लगा कि वो सही है, जबकि उसने वो बात कही जो मेरी बात से उल्टी थी। और मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह से आने वाला मोबाइल पिछले मोबाइल से तकनीक में बेटर होता है, उसी तरह से हर बच्चा भी अपने पिता से बेहतर होता है समझदारी में। जो विजडम है ना दोस्तों, विजडम क्यूमुलेटिव है। हमने जो कुछ सीखा है वो पहलों वालों से सीखा है, और खुद ने भी कंट्रीब्यूट। तो कभी मत सोचिए कि जो युवा है वो कम समझदार है, वो बहुत समझदार होते हैं। वो मुझे ध्यान से मुझे एक बात कहता है, पापा अब अपने आप को देखिए, आपकी उम्र हो गई है, 56 साल के आप हो गए हैं, अब आपकी आदतें तो बदलेगी नहीं। आप ही का पैसा अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आ रही है, पैसा आप कह रहे हैं किस तरह से पैसा बनता है, ये भी आप बनाना जानते हैं, दुनिया को सिखाते हैं कि कैसे पैसा बनता है। और उसके बाद भी आपके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी जगह आपकी बचत ज्यादा बढ़ रही है, आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस बढ़ रहा है, आपको लगता है ये पैसा आप खर्च कर पाएंगे, ये भी मुझे ही करना है, इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। अब वो सही है गलत है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो घर में देख रहा है कि क्या हो रहा है। हमारी सारी जनरेशन, युवा जनरेशन, जो भी लोग हिंदुस्तान में सन 59, 70, 80 में पैदा हुए हैं,
वो ईपीएफ में अपने पैसे छोड़ के जाते हैं, वो खर्च करके नहीं जाते। बच्चों को ये मालूम है कि उनके पास क्या है, बैकअप है, इसलिए उनमें खर्चने की क्या है, हिम्मत है। तो आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा क्यों रहने वाली है, क्योंकि जो जनरेशन 1990 के बाद पैदा हुई है, खासकर 2000 के बाद पैदा हुई है, वो अपनी कमाई भी खर्च करेगी और आपकी बचत भी खर्च करेगी। तो सोचिए कितनी जीडीपी ग्रोथ होगी। क्या आप इस जीडीपी ग्रोथ से पीछा छुड़ा सकते हैं? छुड़ा सकते हैं इस जीडीपी ग्रोथ से पीछा? ये जबर आप तो रोक नहीं सकते, ऐसा ही होगा, होता भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ये कहता है। इसलिए मैंने आपसे कहता हूं कि सारे जहां से आप देखिए किस तरह से हम जीवन जीते हैं, चीजें कैसे बदल रही है, किस तरह से आप चीजें खरीदते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे घर के हर बेडरूम में टीवी होगा। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम हर 2-3 साल में पर्दे चेंज करें। मेरी माँ ने तो जीवन में शायद 2 बार पर्दे चेंज किए। कभी नहीं जीवन में मैंने सोचा था कि हर एक के पास घर में गाड़ी होगी। कब हमने सोचा था ये? अब हमारी जो इच्छा है खर्चने की बढ़ रही है। दूसरा कारण है हमारी खर्चा करने की इच्छा बढ़ रही है। हिंदुस्तान में क्रांति आई है जो दुनिया में कहीं नहीं है, डिजिटल इंडिया। यूपीआई हिंदुस्तान की देन है दोस्तों, दुनिया में कहीं नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कोई देश नहीं है जहां आधार कार्ड है। आधार कार्ड में जबरदस्त बात है दोस्तों। आधार कार्ड क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और यह ज्यादा जरूरी बात है कि मैं आपको कहने जा रहा हूं। मेरे घर में केबल कनेक्शन था 6-7 साल 8 साल पहले, कोविड के पहले, 2017-18 की मैं आपको बात बता रहा हूं। वो केबल वाला मेरे घर में आता था और वो चैनल दिखाने के लिए वो पैसे लेके जाता था हर महीने। मेरी वाइफ उसको 600-700 रुपए देती थी। हर 2 महीने के बाद उनमें झगड़ा होता था। झगड़ा क्या होता था, मेरी वाइफ कहती थी तुम ये चैनल नहीं दिखाते हो, वो चैनल नहीं दिखाते हो। वो कहता है इस चैनल के 15 रुपए और, इस चैनल के 15 रुपए और, 10 रुपए और, इस चैनल के 5 रुपए, इस चैनल के 25 रुपए, 800 रुपए दोगी तो इतने चैनल दिखाऊंगा। झगड़ा होता था, हमेशा झगड़ा होता था। अब मेरे घर में केबल कनेक्शन नहीं है। कोविड के बाद मेरी वाइफ डिजिटल हो गई है। मेरी वाइफ अब नकद घर में बहुत कम रखती है, नकद से पेमेंट नहीं करती है। मेरे घर में स्मार्ट टीवी है, कोई केबल कनेक्शन नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, सोनी, ZEE5, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब हमारे घर में है। मेरी वाइफ ही इनको पेमेंट करती है। मैं तो भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, यही मैं काम करता हूँ। यकीन मानिए पिछले 3 साल से 4 साल से जब से मेरे घर में ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं, मैंने अपनी पत्नी को नेटफ्लिक्स से कभी झगड़ा करते नहीं देखा। पेमेंट नेटफ्लिक्स को भी करना है, पेमेंट केबल वाले को भी करना है। केबल वाले से झगड़ा क्यों होता था बताइए, नेटफ्लिक्स से क्यों नहीं होता? सामने एग्जैक्टली इज राइट। याद कीजिए मॉर्निंग वॉक वाली बात। फील कौन करता है? फील इंद्रियां करती है, दिमाग फील नहीं करता है। जब आप नकद पेमेंट करते हैं, हम सभी पैसे से प्यार करते हैं, और प्यारी चीज अगर बिछुड़ती है तो दुख होता है कि नहीं? जब आप नकद में पेमेंट करते हैं ना, तो हृदय में पीड़ा होती है कि प्यारी चीज आप दूसरे को, और कौन देखता है? आंखें देखती है, और आंखें दिमाग को संदेश भेजती, सावधान, तुम्हारी प्यारी चीज तुम दूसरे को रोक सको तो रोक लो। लेकिन नेटफ्लिक्स इसमें पेमेंट लेता है, आंखों को दिखाई और दिमाग को समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग फील नहीं करता है। आप सबके खर्चे बढ़ गए जब से आप डिजिटल हुआ, आपको मालूम ही नहीं चला है। सबके खर्चे बढ़ गए। डिजिटल होते ही खर्चे से आपका क्या कम हो जाता है? नियंत्रण कम हो जाता है, आपका कंट्रोल कम हो जाता है। एक महीने के लिए कैश में काम करके देखिए, आपका खर्चा 20-30% कम हो जाएगा। मॉल पे जाइए, जो आदमी कैश में पेमेंट करता है सामान कम खरीदता है, जो डिजिटल होता है सामान ज्यादा खरीदता है। जब आप नकद में खर्च करते हैं उतना ही खर्च करते हैं जितना बटुए में है। जब आप डिजिटल होते हैं उतना खर्च करते हैं जितना बैंक में है, और कार्ड है तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि आप क्रेडिट के ऊपर चले जाते हैं। तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब आप डिजिटल होते हैं उसके फुटप्रिंट्स होते ही नहीं। रिकॉर्ड करता है गूगल, हमेशा रिकॉर्ड करता है कि आपने कहां खर्चा किया है, और आपके व्यक्तित्व के बारे में रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर उसके पास एक चीज है AI, जबरदस्त चीज है। रात को अगर आपको सपने में भी आया कि मुझे फ्रिज चेंज करना है, अगले दिन सुबह उठते ही मोबाइल में नजर आएगा फ्रिज आपको। हुआ आपके साथ में? और जब तक आप फ्रिज खरीद नहीं लेंगे ना, आपको आता रहेगा EMI ऑप्शन, वो ऑप्शन। फिर क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट होने से आधार आपके पास में, आधार आपको ये बताता है कि आप कौन है और कहां है। मेरा दुकानदार मुझे कभी उधार नहीं देता था, बोलता था आज नकद कल उधार।
अब दुकानदार बोलता है, दुकानदार कितना बदल गया देखिए। नया दुकानदार बोलता है पैसा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बाई नाउ। कभी सुना था ऐसा होगा? बिना पैसे क्यों पे लेटर? क्योंकि आप डिजिटल हैं और एआई से दुकानदार के पास सूचना पहुंचती है कि इसके बाप के खाते में कितना पैसा है, माँ के खाते में कितना पैसा है, इसकी औकात कितनी है, दे सकता है या नहीं दे सकता। और आखिरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब आप नकद में काम नहीं करते हैं, आपका पैसा कहाँ रहता है? बैंक में रहता है। जब आप डिजिटल होते हैं तो पैसा कहाँ है? दुकानदार के बैंक में। आपने पेमेंट किया, पैसा आपके खाते से निकल के दुकानदार के खाते में चला गया। क्योंकि बैंक के पास पैसा है। बैंक को मजा तब आता है जब आप उसे उधार लेते हैं और बैंक आपको फोन करके 3 बातें कहता है, एसएमएस करके 3 ऐसे शब्द कहता है जो मेरे पिता ने जिंदगी में कभी नहीं सुने, कभी नहीं सुने मेरे पिता ने, अब दुनिया में नहीं है। आज होते तो आश्चर्य करते हैं। आप जानते हो 3 शब्द क्या है? बैंक आपसे पूछता है कि लोन चाहिए क्या? मेरे पिता को कभी नहीं पूछा। आप जानते हैं परिणाम क्या है? 2010 में हिंदुस्तान की आमदनी अगर 100 रुपए थी, उधार 9 रुपए था। आज हिंदुस्तान की आमदनी अगर 100 रुपए है, उधार 25 रुपए है। तो सोचिए आप कितना खर्च कर रहे हैं। क्या ये बुरी बात है? हाँ या ना? ये अच्छी बात है। पल भर के लिए भी मत बोलिएगा बुरी बात है, क्योंकि आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप इन्वेस्टर हैं। और इन्वेस्टर कौन होता है? व्यापारी का साथी होता है। अगर ग्राहक खर्चा कर रहा है, व्यापारी के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसको गीता में चित्रज्ञ कहा गया है। राइट। एग्जैक्टली। तो उसके अब मैं जानता था कि सवाल आएगा, इसीलिए मैंने पूछा आप कौन हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप देखिए, हर चीज के सोचने के तरीके होते हैं। आप कौन हैं? सोचिए पहले आप कौन हैं? ध्यान से समझिएगा। जब मैं पिता से बात करता हूं तो आप बोलता हूं। क्यों आप बोलता हूं? क्योंकि मैं बेटा हूं। और जब मैं बेटे से बात करता हूं तो तुम बोलता हूं। क्यों तुम बोलता हूं? क्योंकि मैं बाप हूं। मैं हूं, बाप हूं कि बेटा हूं? बताइए। पहले तय कीजिए कि आप कौन हैं। इसको बोलते हैं स्थितप्रज्ञ। आप एक रूप में नहीं सोच सकते हैं। अगर अर्जुन स्थितप्रज्ञ नहीं होता तो बूढ़े दादा की छाती में तीर मार सकता था क्या? क्या गीता में कृष्ण ने सिखाया है? सिर्फ एक बात सिखाई है, इस वक्त तुम क्या हो पहले ये तय करो। पहले ये तय करो इस वक्त तुम क्या हो। अगर तुम व्यापारी हो, तुम्हें इस बात से सरोकार नहीं होना चाहिए कि ग्राहक पैसा कैसे खर्च कर रहा है। आज आप अपना घर चला रहे हैं तो आप तय कीजिए कि आपको उधार नहीं देना। राइट। अगर आपने एसआईपी की है, आपके एसआईपी पे रिटर्न तभी आएगा जब पड़ोसी ईएमआई करेगा। वो अगर ईएमआई नहीं करेगा, एसआईपी पे रिटर्न कहां से आएगा? एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक का खर्चा ही दूसरे की जिंदगी है। और मार्केट में तभी आप पैसा बनाते हैं क्योंकि मार्केट में अगर आपने ज्यादा पैसा बनाया है तो ये तभी संभव है कि किसी ने पैसा लगाया। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो हिंदुस्तान की इस ग्रोथ पे, अगले 20 साल की ग्रोथ पे चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, कि हमारा जीवन जिस तरह से बदला है, हमारे खर्चे की आदतें जिस तरह से बदली है, हमारे परिवार का ताना बाना जिस तरह से बदला है, हमारा मनोविज्ञान जिस तरह से बदला है, हम डिजिटल जिस तरह से हुए हैं, जो हम चीजों को, जीवन को जिस तरह से देखते हैं, ये सारी चीजें इस तरफ कर रही हैं कि हिंदुस्तान के अंदर खर्चा और हिंदुस्तान में व्यापार बढ़ने वाला है। पर ये क्या बहुत लंबा चलेगा और क्या होगा? बहुत जरूरी बात है। अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आप माने न माने, अभी तक जो मैंने आपसे कहा वो बात आप माने न माने आपकी मर्जी है, पर अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये बात आप जरूर मानिएगा। और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं इसको मैं कहूंगा आकाशवाणी है। आकाशवाणी का मतलब क्या है? जो मैं कहने जा रहा हूं वो गलत नहीं होगा, ऐसा ही होगा। और वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। और इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात पूछूंगा कि आप में से कितने लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मैं पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ, पैसा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पैसा कमाने का मतलब क्या होता है? आप काम करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप वकील बनते हैं, आप टीचर बनते हैं, आप दुकानदार बनते हैं, आप ड्राइवर बनते हैं, आप पायलट बनते हैं, जो भी आप काम करते हैं आप पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने का एक नियम है, आगे एक और नियम बताऊंगा। पैसा कमाने का नियम क्या है कि जो आपको पैसा दे रहा है उसको आप क्या देते हैं? अपनी सेवाएं देते हैं, और केवल सेवाएं और समय देते हैं। बिना समय दिए आप पैसा कमा ही
नहीं सकते। इसलिए मनोविज्ञान में एक जबरदस्त बात यही है कि जिंदगी भर पैसा कमाना नहीं चाहिए। एक दिन जीवन में ऐसा आना चाहिए कि पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर पैसा कमाएंगे तो खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पैसा आप तभी कमाते हैं जब आप समय देते हैं। और जब मैंने आपसे पहले पूछा था ज्यादा कीमती क्या है, तो आपने क्या कहा था? तो अगर आप जिंदगी भर कीमती चीज समय देंगे और सस्ती चीज पैसा लेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? और मैं आखिर में आपको बात बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान में रखनी है और इन्वेस्टमेंट की सबसे जरूरी चीज क्या। जिसको ये बात समझ में आ गई वो खराब इन्वेस्टर बन ही नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे आखिर में बात करूंगा। तो एक बात याद रखिए, पहला नियम क्या है पैसा कमाने का, कि जब भी आप पैसा कमाते हैं आपको समय देना होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात, आप पैसा कमाने की इच्छा कब बढ़ती है? जब पैसा कमाने के अवसर बढ़ते हैं। तीसरी बात, पैसा एक ऐसी चीज है जिसपे ईश्वर ने एक ऐसी चीज की है कि जितना आप कमाते हैं उतनी इच्छा बढ़ती है कि कम होती है? ये कभी मन भरता नहीं है, उतनी इच्छा बढ़ती है। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो क्या देना पड़ता है? ज्यादा समय देना पड़ता है। दिवाली वाले महीने में जो दुकानदार 8 बजे घर जाता है, रात को 12 बजे घर जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा बिक्री ज्यादा होती है, पैसा कमाने का मौका ज्यादा मिलता है। वो 4 घंटे कहां से आए? परिवार से आए। तो अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने अमेरिका का हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट पढ़ा है, मैंने चाइना का हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट पढ़ा है, मैंने यूरोप का इतिहास पढ़ा है, आर्थिक विकास का इतिहास पढ़ा है, और जापान का इतिहास पढ़ा है। जिस भी देश में आर्थिक विकास हुआ है उस देश का इतिहास पढ़ा है, और हर देश में घटना घटी है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो घटना क्या है, ध्यान से समझिएगा। जिस भी देश में आर्थिक विकास होता है तब क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब है ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलना, और जब ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है तो हर कोई काम करता है, हर एक को रोजगार मिलता है। क्या वाकई में मिलता है हर एक को रोजगार? जी हाँ। 1958 में मेरे घर में 8 लोग थे, 1 कमाते थे। 1990 में मेरे घर में 5 लोग थे, 2 कमाते। 2010 में मेरे घर में 6 लोग थे, 3 कमाते। आज मेरे घर में 4 लोग हैं, 3 कमाते। और 5 साल 4 साल में मेरे घर में 4 लोग होंगे, चारों कमाएंगे। ठीक है। हर देश में इसको बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेशियो। किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो एक घटना जरूर देखेंगे कि कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो लड़के और लड़कियां दोनों काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार में परिवर्तन क्या आते हैं, आइए समझते हैं। 2 तरह से शादियां होती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में लड़के और लड़कियों को परिवार मिलते हैं, आपस में कुछ शर्तें तय करते हैं, और जब शर्तें मान ली जाती है तो शादी हो जाती है। तो मेरा सवाल सुनिएगा, इस वक्त जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो जो शर्त रखती है लड़की, उसमें पहली शर्त क्या होती है, जिसको लड़का तुरंत मानता है, मना भी नहीं करता, वो भी यही चाहता है। जॉब, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। पहली शर्त, एक शर्त होती है, पर पहली शर्त क्या है? सोचिए। अलग रहना, ये वन ऑफ द नॉट फर्स्ट कंडीशन है, सर्विस। ओके, समय है, राइट। पहली शर्त होती है कि सास ससुर या माँ बाप ये नहीं पूछेंगे खुशखबरी कब आ रही है। फर्स्ट वी विल प्लान कैरियर, देन विल प्लान फैमिली। जिस भी देश में पैसा कमाने का मौका बढ़ता है वहां बच्चे कम हो जाते, हमेशा। हर देश में हुआ है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। अब मैं आपको खास बात बताता हूँ। 1990 की मैं लेके चलता हूँ। 1990 में हिंदुस्तान की आबादी 85 करोड़ थी, 85 करोड़। 85 करोड़ की आबादी में 5 साल से कम बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, 5 तरह के लोग परिवार में होते हैं। वे जो स्कूल नहीं जाते हैं, वे जो स्कूल जाते हैं, वे जो काम पे जाते हैं, वे जो रिटायर हो गए हैं, वे जो वयोवृद्ध है, बहुत ओल्ड है, 5 तरह के लोग होते हैं। 1990 में 12.5 करोड़ बच्चे थे जो 5 साल से कम थे और स्कूल नहीं जाते थे, और 5 करोड़ वृद्ध थे। 5 करोड़ लोग थे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। 40 लाख लोग थे जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। कब? 1990। अब आ गए हम 2025। 2025 में हिंदुस्तान की आबादी है 143 करोड़, 143 करोड़। 85 करोड़ से 143। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनकी आबादी है 11.5 करोड़। क्या हो गया? 1 करोड़
सब हो गए। और जो 60 साल से ज्यादा हैं वो हो गए हैं 16 करोड़। कितने करोड़ से? 5 करोड़ से। डबल भी नहीं, 3 गुना। और जो वयोवृद्ध थे 40 लाख लोग जो थे वो हो गए 2.25 करोड़। तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी बढ़ी है? वयोवृद्ध की, क्योंकि दवाइयां अच्छी हो रही हैं, डॉक्टर अच्छे हो रहे हैं, पैसा अच्छे हो रहे हैं। अब ये भी मजेदार नहीं है, मजेदार बात सुनिए। 1985 में तब मेरे घर में भी दादा दादी थे, हम 6 बच्चे घर में थे, 2 दादा दादी थे, मतलब दादा दादी बूढ़े लोग 2, बच्चे 6, 12.5 करोड़ बच्चे थे और 5 करोड़ वृद्ध थे। अब हिंदुस्तान में 11.5 करोड़ बच्चे हैं और 17.5 करोड़ वृद्ध हैं। मतलब 6 करोड़ वृद्ध ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। जब से दुनिया में इंसान आया है ऐसा कभी नहीं हुआ कि वृद्ध समाज में अकेले रहता हो। अब मेरी आखिरी बात सुनिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 60-70% लोग अपनी वृद्धावस्था में, अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है, आप अकेले ही जिएंगे। पहली चीज, आपके पास कोई नहीं होगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आप 90-100 साल से ज्यादा जिएंगे। दवाइयां बहुत अच्छी हैं, महंगी अच्छी इतनी होंगी कि मरने नहीं देंगी, और महंगी इतनी होगी कि जीने भी नहीं देंगे। अब मैं जानता हूं आप में से बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग बैठे बैठे ये सोच रहे हैं मेरे घर में तो बच्चे हैं, तो आप ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि दुनिया आपके बच्चों को ले जाएगी। आप खुद अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, क्योंकि आप उसमें फख्र महसूस करेंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। जितने होशियार बच्चे हैं वो आपके पास नहीं रहते, वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको इतने 20-25 साल अकेले बिताने हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। क्या आप इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं? आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। आप जानते हैं आप क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा बना ही नहीं है। हम हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं। मैंने 28 साल नौकरी की। आप जानते हैं हर नौकरी वाले दिन की एक बात बताता हूं मैं आपको। कितने लोगों के साथ मैंने काम किया मुझे मालूम है, कितने लोग मेरे बॉस हुए मैं याद नहीं, कितने लोग मेरे ग्राहक हुए मुझे याद नहीं। क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब भी बीवी का फोन आता था मैं कहता था बाद में बात करूंगा, लेकिन अपरिचित आदमी जिसको मैं आज भूल गया हूं उसका फोन आता था, तुरंत उससे बात करता था। वो आदमी अर्जेंट था पर इंपॉर्टेंट नहीं था। साल भर पहले मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ा। जितने लोग मेरे साथ काम किए थे कोई मेरे पास नहीं था। कौन मेरे पास था? जिसका फोन मैं रख देता था कि बाद में बात करूंगा। जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, ईश्वर ने कभी उसको अर्जेंट नहीं बनाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटायरमेंट प्लानिंग करना, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर बात समझनी है वो बहुत आसानी से बात समझनी है। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये देश के लिए अच्छी बात है पर आपके लिए बुरी बात है। सोचिए कैसे? आप जानते हैं कैसे? आइए समझते हैं। TCS, HCL Tech, इन्फोसिस, इन्होंने भर भर के नौकरियां दी, जबरदस्त नौकरियां दी। इतनी नौकरियां दी कि माँ बाप को लगा कि अगर मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो उसको हाथों हाथ जॉब मिलेगी। हर माँ बाप ने अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? TCS आज से 15 साल पहले जब इंजीनियर भर्ती करता था, आम इंजीनियर, खास वाला नहीं, आम इंजीनियर भर्ती करता था, 3.5 लाख पैकेज देता था। आज कितना देता आप जानते हैं? 3.5 लाख, उल्टा 3 लाख। इंजीनियर की आमदनी 25,000 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है जिस चीज की सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत नहीं बढ़ती। हिंदुस्तान में मजदूरी नहीं बनी, बहुत मुश्किल है मजदूरी का बढ़ना, क्योंकि इस साल 4.5 करोड़ बच्चे नौकरी मांगने आए। 4.5 करोड़ बच्चे, यंग ज्यादा है ना, हर यंग को नौकरी चाहिए। नौकरी से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, और वो सेठ जो नौकरी दे रहा है उसको आमदनी ज्यादा नहीं देनी होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रॉफिट आप ज्यादा कमा सकते हैं बजाय वेजेस। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में वेजेस का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक आमदनी कम हो रही है तो दूसरी शुरू हो रही है। अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और उसमें कामयाब होने की पहली शर्त क्या है? आइए इस पहली शर्त को समझते हैं। अब मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। इकोनॉमी में क्या होगा चिंता न करें, 20 साल जबरदस्त है। 20 साल के बाद इंडिया में भी वो तकलीफ शुरू हो जाएगी जो चीन में हो रही है, जापान में हो रही है, क्योंकि अगर अभी आपके बच्चे नहीं होंगे तो आगे वाले समय में फिर वही तकलीफ आपको शुरू हो जाएगी।
जो जापान में हो रही है, चीन में हो रही है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तो अगले 20-25 साल शानदार है, अमृत काल कह सकते हैं। इतना पैसा बनेगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। हिंदुस्तान में पैसा बनेगा, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता आप ये कीजिए कि आपका बनेगा या नहीं बनेगा। अब पैसा कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। जहां से मैंने शुरुआत की थी कि आप कौन से शेयर बेचेंगे। पैसा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप दुगना कर रहे हैं। पैसा बनाने का मतलब है कि आप 100 गुना कर रहे हैं। सबसे बुरी बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं इन्वेस्टर्स की, क्या होती है कि उनको भूत नजर आ जाता है। सेबी की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। एक हाउसिंग लोन कंपनी का शेयर आईपीओ आया था। 90 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई किया। कितने लोगों ने? 90 लाख लोगों ने। कुछ हजार लोगों को अलॉटमेंट मिला। तो भगवान ने क्या संदेश दिया उनको कि तुम किस्मत वाले हो। कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों को अलॉटमेंट मिला। मैं इस खास कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे साल की बात कर रहा हूं, 2021 की बात कर रहा हूं। तो सेबी की रिपोर्ट आई 2022 में, वो क्या कहती है कि जितने भी लोगों को अलॉटमेंट मिलता है उसमें से 76% लोग जिनको अलॉटमेंट मिला वो पहले सप्ते में ही शेयर बेच रहे हैं। क्या बनाया आपने पैसा, बताइए क्या पैसा बनाया, कितना पैसा बनाया? आपको 100 गुना पैसा बनाना है और म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपका और कहीं बन नहीं सकता है। आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि डायरेक्ट शेयर्स पे पैसा ज्यादा बनता है, बन ही नहीं सकता, सिस्टमेटिकली पॉसिबल नहीं। म्यूचुअल फंड में बनता है। 30 साल हो गए म्यूचुअल फंड, पता कीजिए कि 30 साल पहले कितने म्यूचुअल फंड थे और उन सभी म्यूचुअल फंड ने जो 30 साल पहले थे आपको क्या रिटर्न दिया, पता कीजिएगा। हर एक ने आपका पैसा बनाया, एक भी नहीं है जिसने आपका पैसा नहीं बनाया। एक तो ऐसा है जिसने 400 गुना पैसा बनाया, 2 ऐसे हैं जिन्होंने 300 गुना पैसा बनाया, 12 ऐसे हैं जिन्होंने 150 गुना से ज्यादा पैसा बनाया, 8 ऐसे हैं जिन्होंने 100 गुना से ज्यादा पैसा बनाया, 5 ऐसे हैं जिन्होंने 50 गुना से ज्यादा पैसा बनाया और केवल 2 हैं जिन्होंने 20 गुना से ज्यादा पैसा बनाया, और एक भी नहीं है जिसने पैसा नहीं बनाया। अब आप कागज पे लिखिए कि 30 साल पहले कितनी कंपनियां थी, कितनी कंपनियां मल्टीबैगर हुई। 90% कंपनियां तो गायब हो गई हैं जिन्होंने कुछ भी पैसा नहीं। जो रिस्क स्टॉक्स में है वो इस म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक नश्वर होता है, म्यूचुअल फंड आत्मा के जैसे काम करता है। वो कमजोर शेयर को छोड़ता जाता है, मजबूत को पकड़ता जाता है। स्टॉक्स खत्म होते, इंडेक्स कभी खत्म नहीं होता। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पैसा बनाने के लिए कम से कम 80 गुना 100 गुने को टारगेट करना है। अब ये टारगेट कैसे करें, आइए समझते हैं। जिस दिन आप घर से निकलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको क्या करना है? आपको टारगेट करना है मंजिल, आपको पहुंचना कहाँ है। सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो क्या है? ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप घर जाएंगे कि नहीं? घर कैसे जाएंगे? आप किसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, बाइक पे बैठ के जाएंगे, कार में बैठ के जाएंगे। मेरा एक सवाल सुनिएगा और मैं आपको चुनौती देता हूं, आप में से कितने लोग ये काम करेंगे? कितने लोग घर यहां से निकलते वक्त मुझे कह के जाएंगे कागज पे कि मैं इस स्पीड पे कार चलाऊंगा? क्यों? आपका घर 5 किलोमीटर दूर होगा, 10 किलोमीटर दूर होगा, 15 किलोमीटर दूर होगा, सिर्फ आधे घंटे की बात है, 20 मिनट की बात है। आप स्पीड को टारगेट नहीं कर सकते। क्यों? रोड कंडीशंस क्या है आपको मालूम नहीं। लेकिन आपको यह मालूम है ना जाना कहां है, आपको यह मालूम है ना कि पहुंचना कहां है। अब मैं 40 की स्पीड पे पहुंचूं या 50 की स्पीड पे पहुंचूं, मुझे पहुंचना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला सवाल क्या टारगेट करते हैं, क्या पूछते हैं? रिटर्न कितना आएगा। और स्पीड के लिए आप क्या बोल रहे हैं कि आप टारगेट, आप 15 मिनट की स्पीड टारगेट नहीं कर सकते हैं, 15 साल का रिटर्न टारगेट करना चाहते हैं। पॉसिबल है क्या? इस दुनिया में मुझे एक बात समझ में आई, लेकिन 10 साल लग गए मुझे बात समझने में, कि यहाँ 2 लोग मिलते हैं। अब इन 2 लोगों को आप क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। एक पूछता है रिटर्न क्या आएगा, दूसरा बताता है रिटर्न क्या आएगा, दोनों को नहीं मालूम क्या है। टाइम पास, टोटल टाइम पास है। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, गॉड सेक एक काम कीजिए, मुझे इतने करोड़ बनाने हैं, उतने इतने अरब बनाने हैं। इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट आप जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, रिटर्न के लिए नहीं करते। और जिंदगी में खुशी कैसे आती है, आइए इस बात को समझते हैं, क्योंकि जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।
आप इस दुनिया में आए हैं तो क्या करने आए हैं, ये सवाल तो खुद से पूछिए ना कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या इस लाइफ के साथ। जब से मुझे मौका मिला मैं इस सवाल को ढूंढता रहता हूँ। मेरे पास पहले नौकरी नहीं थी तो मैं चिंता करता था मुझे नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी मिल गई तो मैं चिंता करता था मुझे घर की पोस्टिंग मिल जाए, फिर घर की पोस्टिंग मिल गई तो मुझे चिंता करता था मुझे प्रमोशन मिल जाए, फिर प्रमोशन मिल गया तो मैं चिंता करता था मुझे बोनस अच्छा मिल जाए, इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाए। हमेशा इंक्रीमेंट का इंतजार करता था। इंक्रीमेंट मिलने के बाद फिर मैं 15 दिन खुश रहता था, 15 दिन के बाद अगली इंक्रीमेंट का इंतजार करता था। मुझे कभी किसी लेवल ने मुझे खुश नहीं किया। मैं परेशान हो गया कि क्या चीज मिलने से खुशी मिलेगी। जहां मौका मिला, जिस मनोवैज्ञानिक से जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनसे मैं सवाल पूछता था, मुझे बताइए व्हाट गिव्स हैप्पीनेस। हर लोग अलग अलग जवाब देते हैं और एक जवाब मुझे समझ में आया है जो मेरे को मिला एक व्यक्ति के पास, उसका नाम है थॉमस जेफरसन, जिन्होंने अमेरिका का संविधान लिखा है। 1776 में जब अमेरिका आजाद हुआ तो उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका आजाद हो गया। जब उन्होंने घोषणा की तो उसको घोषणा पत्र बोलते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। वहां इन्होंने ये वाक्य लिखा है जिसको अंग्रेजी का गोल्डन सेंटेंस कहा जाता है, और वो पढ़ के मुझे थोड़ी शांति मिली कि यस दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो क्या लिखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। हम सभी आनंद की तलाश में हैं। आगे वो लिखते हैं कि आनंद मिलता कैसे है। वो कहते हैं कि आनंद तभी मिलता है जब आपके पास एक चीज है और वो चीज है आजादी। आजादी, अगर आप आजाद नहीं है तो आप खुश। कोई अगर आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आपके पास ये जवाब होना चाहिए, जो मेरी मर्जी। अगर आप अपनी शर्तों पर जीवन नहीं जी रहे हैं, अगर आप मेरी मर्जी नहीं कह सकते हैं, अगर आप सुबह उठते हैं और रात को सोने के दिन में वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपकी मर्जी है, तो फिर आप खुश नहीं हो सकते। और मेरी मर्जी का मतलब है कि मैं वो कर रहा हूं इस वक्त जो मैं करना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप नौकरी करते हैं तो आपको वो करना पड़ता है जो आपको पैसा दे रहा है। पैसा तो आपके पास आता है, जरूरत तो आपके पास में आती है। पैसा आपको पलंग तो दिलाता है पर आपको नींद नहीं ला के देता है। मनी गिव्स यू कंफर्ट, नॉट हैप्पीनेस। कंफर्ट और हैप्पीनेस दोनों अलग बात है। तो मुझे एक बात समझ में आई, जिंदगी में आप तब खुश होते हैं जब आपके पास दो चीजें होती हैं, समय भी आपके पास में होता है और पैसा भी आपके पास में होता है। जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए, लेकिन 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत हुआ तो 18 साल, उसके बाद आपको कमाने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि जिंदगी में उतने दिनों के बाद में अपने आप पैसा बनने लग जाए। और कितना पैसा बने, टारगेट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कागज पे लिखिए, परिवार के साथ बैठिए और क्या लिखिए कागज में कि मैं जिंदगी कैसे जीना चाहता हूँ। मैं कितना बड़ा घर चाहता हूँ, कितना बड़ा फ्लैट चाहता हूँ, कौन सी गाड़ी चाहता हूँ, किचन में कैसा सामान चाहता हूँ, पर्दे कैसा चाहता हूँ, फर्नीचर कैसा चाहता हूँ, बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। हर चीज की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को कागज में लिखिए। मेरा महीने का खर्चा 50,000 आएगा, मेरा महीने का खर्चा 1 लाख आएगा, मेरा महीने का खर्चा जो 1 लाख अभी है ये हर साल 5% से बढ़ेगा, हर साल 8% से बढ़ेगा, हर साल 10% से बढ़ेगा। कागज पे लिखिए। और जो भी आपका खर्चा है, मान लीजिए आपका महीने का खर्चा 80,000 रुपया है, साल का 10 लाख रुपया हो गया, सिंपल, उसका 25 गुना। यकीन मानिए एक शब्द है जो आप सभी जानते होंगे पर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। इस शब्द का नाम है कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंडिंग। अगर आप कंपाउंडिंग पे यकीन करते हैं, कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करते हैं और आपका खर्चा इस साल 10 लाख रुपया है और वो खर्चा आपका 6% से हर साल बढ़ रहा है, आपके पास उसका 30 गुना 3 करोड़ रुपया अगर आपके पास में है तो जिंदगी भर फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं। बस इसमें डिसिप्लिन है कि आप अपना खर्चा बेतहाशा नहीं बढ़ाएंगे, जो आपने तय किया है वैसा ही आपको ज्यादा करना है। 10 लाख मत कीजिए, साल का 20 लाख खर्च कीजिए। और करना है आप साल का करोड़ खर्च कीजिए। अगर आप साल का करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हैं, 30 करोड़ रुपया इकट्ठा कीजिए। तो जिस दिन आप निवेश का सफर शुरू करते हैं, कागज पे लिखिए कि क्या रिटर्न आएगा। मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता ये है कि मेरे 3 करोड़ रुपए कब बन जाएंगे। सिंपल। ये मैंने अपने साथ किया है, अपनी पत्नी के साथ किया, अपने घर में किया है। मेरी पत्नी सरकारी नौकर है। 17 साल में 17वें साल के अंदर उसका जो अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है, उसका जो रिटर्न है, वो उसकी तनख्वाह से ज्यादा हो गया। मतलब उसकी पैसिव इनकम इज मोर देन एक्टिव। अब मैं उसको कहता हूं अपने खाते से पैसा निकाल, जहां खर्च करना है खर्च कर, क्योंकि जो पैसा निकाल रहे हैं वो 4 या 5% है और जो पैसा भर रहा है वो 8 या 9% है। तो वो बैलेंस भी बढ़ता रहता है और शास्त्रों में इसको अक्षय पात्र कहा गया है। और इसी स्थिति को बोलते हैं स्वर्ग।
स्वर्ग का मतलब होता है सुनियोजित। आप स्वर्ग का निर्माण तब करते हैं जब आपको पैसा कमाने की चिंता नहीं होती, पैसा अपने आप बनता है, एंड दैट गिव्स यू रियल हैप्पीनेस। और ये कैसे कर सकते हैं? आप केवल एक काम से कर सकते हो, वो काम क्या है? इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट में फेल क्यों होते हैं? अगर ये इतनी अच्छी चीज है, इतनी बढ़िया चीज है, तो ज्यादातर लोग पैसा बनाते क्यों नहीं? आइए इस कारण को समझते हैं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। ये कारण अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक तरह से बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि मुझे क्या ध्यान रखना है, और ये आसानी से बात समझ में आएगी नहीं। इसको समझने के लिए 2 सवाल पूछूंगा, इन दोनों सवालों को सुनिएगा और थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। उसके पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब आपके माँ बाप आपको बड़ा कर रहे थे, जो कुछ भी आप हैं अपने माता पिता की वजह से हैं, जब आपको बड़ा कर रहे थे तो वो आपको किसके लिए तैयार कर रहे थे? पैसा कमाने के लिए कि पैसा बनाने के लिए? क्या सिखा रहे थे? पैसा कमाना। हमारी दुविधा यह है कि हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा स्कूल हमें किसके लिए तैयार करता है? कमाने, हाउ टू अर्न मनी। कोई स्कूल नहीं सिखाता है पैसा कैसे बनता है, कैसे बनाना है पैसा। माँ बाप भी नहीं सिखाते। हमारे माँ बाप अच्छे इन्वेस्टर्स क्यों नहीं थे, उस झंझट में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं, समय हमारे पास सीमित है। ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, एक ऑप्शन चुनना है और ईमानदारी से चुनना है। और मैं पता कर लूंगा आप ईमानदार हैं कि नहीं है, वो भी मैं तरीका जानता हूं, तो ईमानदारी दिखाइएगा। पहला है ऑप्शन, आप में से कितने लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं? दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, आप में से कितने लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप में से कितने लोग जानते हैं, किन्हें आप जानते हैं, आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके साथ काम करने वाले लोग, जिन्हें आप जानते हैं, उनसे ज्यादा कमाना चाहते हैं। क्या चुने? आप ज्यादा कमाना चाहते हैं कि दूसरों से ज्यादा कमाना चाहते हैं? एग्जैक्टली। कमाने का नियम नंबर 2, कमाने का पहला नियम क्या सिखाया था? मैंने बताया था आपको, कमाई में आपको क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है। इसलिए पैसा बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका समय आप खुद पे खर्च करते हैं। पैसा कमाने में आप अपना समय दूसरे पे खर्च करते हैं। पैसा कमाने का नियम नंबर 2, पैसा कमाने में प्रतिस्पर्धा है। आप ज्यादा तभी कमाएंगे जब दूसरे से अच्छा करेंगे। आप अच्छा इलाज करेंगे, दूसरे से ज्यादा अच्छा इलाज करेंगे, तभी मरीज आपके पास आएंगे। आप दूसरे से अच्छा केस लड़ेंगे, तभी आपके पास मुवक्किल आएंगे। आप दूसरे से अच्छा पढ़ाएंगे, तभी आपके पास बच्चे आएंगे। आप दूसरे से अच्छा करेंगे, तभी आपका पैसा आपके पास आएगा। इससे प्रतिस्पर्धा है, आपको दूसरे से अच्छा करना पड़ता है। क्या गलत है? बिल्कुल नहीं, यही जिंदगी है, जंगल का नियम है। जब हिरण सुबह उठता है तो अपने आप से वादा करता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, शेर ने पकड़ लिया तो मेरा आखिरी दिन होगा। और उसी वक्त शेर अपने आप से वादा करता है मुझे हिरण से तेज भागना है, अगर हिरण हाथ में नहीं आए तो भूखे मर जाऊंगा। कौन जिंदा रहेगा बताइए? जो दूसरे से तेज भागेगा। ये जिंदगी का नियम है, जिंदगी ऐसे ही चलती है। आपको दूसरे से अच्छा करना है, दूसरे से अच्छा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी होगी। लेकिन ये पैसा कमाने का नियम है, ये पैसा बनाने का नियम नहीं है। पैसा बनाने का नियम क्या है? पैसा बनाने का नियम बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। और हमारी दिक्कत ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें पैसा कमाना सिखाया है, वही नियम हम यहाँ लागू करते हैं। कौन सा नियम है पैसा कमाने का? दूसरों से अच्छा करो। पैसा बनाने का नियम दूसरों को हराना नहीं, पैसा कमाने का नियम है दूसरों को हराइए। पैसा कमाने का नियम है खुद को जीतिए। राकेश झुनझुनवाला साहब ने 40 रुपए का टाइटन खरीदा था, 3 महीने में 80 रुपये का हो गया। उनके साथ में जितने लोगों ने खरीदा सबने बेच दिया, इन्होंने नहीं बेचा, तो इन्होंने दूसरे को हराया कि खुद को जीता। यहाँ आपको अपने मन को जीतना है, खुद को जीतना है, दूसरे की परवाह ही नहीं करनी। जैसे आप गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे, आप में से कितने लोग चिंता करेंगे दूसरे की गाड़ी कौन सी स्पीड पे चल रही है? देखेंगे आप? नहीं देखेंगे। तो एक काम आपको करना है कि दूसरे के पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आया है ये जानने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने काम कर दिया और ये तय किया कि मुझे सिर्फ इतना पैसा बनाना है, ये मेरा मुकाम है, यहाँ मुझे पहुंचना है, दुनिया में दूसरे लोगों का रिटर्न क्या है, बाजार का रिटर्न क्या है, ये जानने की चिंता अगर आप नहीं करते हैं, अपना सफर तय कर रहे हैं, अपनी मंजिल को देख रहे हैं, तो आपका पैसा बन जाएगा।
और तभी आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं जब गजानन ने इसी बुद्धि का इस्तेमाल किया तब उनको बुद्धि का देव बनाया। क्या किया था गजानन गणेश, याद आ रहा है कुछ? एग्जैक्टली जब ब्रह्मा ने कहा कि दुनिया के 3 चक्कर काटने हैं, सारे देव भागे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उन्होंने प्रतिस्पर्धा नहीं की, उन्होंने अपने परिवार के, अपने माता पिता की प्रतीक्षा की। सोचिए आपने जो पैसा बनाया है वो परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए बचाया है कि पड़ोसी को हराने के लिए? इतना सिंपल है ना। अपने सपने देखिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपना रिटर्न तय कीजिए, अपनी गति तय कीजिए, और उस पैसे को बनाने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट में आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरा कैसा कर रहा है। अगर वो प्रेरणा आप में आ गई तो ये पैसा कमाने का नियम है, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इस थ्योरी में कि मेरा रिटर्न दूसरे से अच्छा आउट परफॉर्मेंस, इसका इस झगड़े में अगर पड़ गए तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ज्यादातर लोगों का पैसा एक्चुअली नहीं बनता है, ये पैसा बनाने का नियम नहीं। तो टारगेट रिटर्न मत कीजिए, टारगेट अपना पर्पस कीजिए। तो आखिरी बात अपनी बात कह के खत्म करता हूँ, पैसा तभी बनेगा जब आप एसेट एलोकेशन करेंगे। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि पैसा खर्च कब होना है, जहां से मैंने शुरू किया था, कौन सा पैसा लिक्विड फंड में जाएगा, कौन सा पैसा शॉर्ट टर्म फंड में जाएगा, कौन सा पैसा बॉन्ड फंड में जाएगा, कौन सा पैसा हाइब्रिड फंड में जाएगा, कौन सा पैसा इक्विटी फंड में जाएगा। ये तय करने के बाद अगर आप कागज पे लिखेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। जिसका मन शांत रहता है वो यात्रा पूरी करता है, जो यात्रा पूरी करता है उसको कंपाउंडिंग प्राप्त होती है, जिसको कंपाउंडिंग प्राप्त होती है वही धन बनाना शुरू करता है, और जो धन बनाता है वही मुक्त होता है, क्योंकि फिर वो अपना समय स्वयं पर खर्च करता है। और कंपाउंडिंग कभी 15-18 साल के पहले आपको मिलेगी नहीं, इतना वक्त आपको देना ही पड़ेगा। इसको दिए बिना आपका 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना पैसा नहीं होगा। दुगने एक चक्कर में रहेंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय देव। आपको सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझसे आपसे मिलने का मौका दिया। प्रवीण जी सक्षर हमारे साथ में हैं, अगर वो कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो उनका स्वागत है। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपसे मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया। और इन्वेस्टर पॉइंट के पार्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। अगर आपके सवाल हैं तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। વેરી લાર્જલી એકચ્યુઅલી સો હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરીશ. મારું નામ પ્રવીણ છે. ઘણા બધા ઓછા લોકો મને કદાચ ઓળખતા હશે. આની પહેલાં પણ મેં અહીંયા સેશન કરેલું, પણ ઓલવેઝ જ્યારે એક સ્પીકર હોય બીજા સ્પીકરને સાંભળતું તો મને અંદરથી કે હા આના પછી આ આવશે, આના પછી આ આવશે, અને મજા આવતી હતી એકચ્યુઅલી. સો હું ખાલી નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે આપણને લાલ જાજમ ઉપર ચાલવાની તક મળે તો કેવું લાગે? સારું લાગે ને? અને લાલ જાજમ ઉપર ચાલે પછી આગળ શું આવે? પગથિયાં આવે ને, અને પછી છેલ્લે મજા આવે ને. તો અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે માર્કેટમાં? શું થઈ રહ્યું છે? લાલ જાજમ છે કે નહીં? તો લાલ જાજમ સારા માટે છે, ખરાબ માટે છે? સારા માટે છે ને. એવું હોવું જ જોઈએ ને, રાઈટ? હું 2-3 બીજી વસ્તુ કહી દઉં. મારી પોતાની એસઆઈપી 25 વર્ષથી ચાલે છે. 25 વર્ષથી. મારી જે મોટી ડોટર છે એની એસઆઈપી 22 વર્ષની ચાલે છે, અને નાની છે ને એની ઉંમર 13 વર્ષની છે, એની એસઆઈપી 14 વર્ષથી ચાલે છે. મને એટલી ખાતરી હતી કે એ જે મોટી થશે, જે કોઈ આવશે ને, પહેલાં જ્યારે પ્રેગ્નન્સી આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે ભાઈ ઓકે કે જવાબદારી આવી રહી છે. વાત થઈ ને, જવાબદારી. મને એટલી ખબર હતી કે જવાબદારી આવવાની છે. જનરલી લોકો શું કરે? માર્કેટ કેવું રહેશે એના બેઝ ઉપર નક્કી કરે કે એસઆઈપી કરવી કે નહીં, રાઈટ? હું કહું જવાબદારી કેવી થવાની છે ને એના ઉપર નક્કી કરવું કે નહીં, રાઈટ? કારણ કે હું એચએમાં જ્યારે ભણતો હતો, છેલ્લા સ્ટાન્ડર્ડની અંદર મારો જે ખર્ચો હતો ને, મારી જે મોટી ડોટર જે છે ને એ રાજકોટમાં હતો, માઉન્ટ કાર્મેલમાં. પહેલા વર્ષનો ખર્ચો ત્યારે વધારે હતો. આજથી 20 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું, 22 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. સમજો વસ્તુ તમે, રાઈટ? તો મને પહેલાંથી ખબર પડી ગઈ હતી ખર્ચો વધવાનો છે, ખર્ચો ક્યારેય ઘટે નહીં. ખાલી ઘટે તો શું ઘટે? બધાને ખબર છે, જિંદગી ઘટે, રાઈટ? અને એમણે બહુ સાચી વસ્તુ કીધી ને આ સાચું છે, એકદમ સાચું છે, કે જેમાં વ્યક્તિ છે ને ખબર છે દુઃખી ક્યારે થાય છે? આપણે કમાયેલા પૈસા ત્યારે દુઃખ લાગે આપણે, અને એમાં આપણો ખૂન વાપરતો હોય,
રાઈટ, તોય દુઃખી થાય. કેમ? કેમ કે યાર મેં પીપીએફ કર્યું. તમે જો પીપીએફ કરનારો વ્યક્તિ જોજો તમે, આખી જિંદગી રિન્યુ. મારા પપ્પા આખી જિંદગી રિન્યુ જ કર્યું. બરાબર, મેં જબરદસ્તી બંધ કરાયા હમણાં, જબરદસ્તી, કારણ કે બહુ મને એમ લાગ્યું કરવું પડશે એટલા માટે, બાકી નહીં. પણ મેં મારું પીપીએફ નથી, કારણ કે હું કોઈ પણ કામ કરતા પહેલા છે ને હંમેશા પ્રશ્ન મારી જાતને પૂછ્યો. મારા બે ગુરુ છે, એક સિંધી ગુરુ છે ને એક ત્રિવેદી ગુરુ છે, રાઈટ. એને પૂછી લીધું હતું અને એમણે કીધું કે શું કરે છે, મને કે પીપીએફમાં તારે ખોલાવું કે નહીં, ખાલી તમને નાનકડા બી આપણે લોકો પૂર્ણ વિરામ કરશું. તો મેં કીધું કે પીપીએફમાં મને કહે છે શું કરે છે લોકો. મેં કીધું શું કરતા હશે, દર વર્ષે ભરે છે. મને કે ના કઈ રીતે ભરે છે, એટલે મારાથી રહેવાનું નહીં, કારણ કે હું 6 વર્ષ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકમાં હતો અને છેલ્લા 25 વર્ષથી આ કંપનીમાં છું, એટલે 31 વર્ષનો મને એક્સપિરિયન્સ છે. એટલે મને ખબર હતી કે 1લી અથવા 2જી એપ્રિલે છે ને પીપીએફ વાળો માણસ છે ને સીધો જઈને બેંકનું શટર ખુલે ને એની પહેલા લાઈનમાં ઊભો હોય 1લી એપ્રિલ 2જી એપ્રિલે. મને કે બસ એ ડિસિપ્લિન તું રાખજે તો તારું કામ થઈ જશે. અને એટલા માટે જ આપણી એસઆઈપી 25 વર્ષથી છે, સમજો વસ્તુ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. એટલે આપ જો કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો ને તો આ રીતે જ કરવાનું, બીજું કોઈ જોવાનું જ નથી હોતું. માર્કેટ શું છે, મારે થોડીક એમાં લેવા દેવા છે, રાઈટ. એ આજે ઘટેલું છે, કાલે વધેલું છે. કંટ્રોલેબલ. આપણે શું કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ ને એ વસ્તુ ધ્યાન રાખે, એ સિવાય બીજું કશું જ ધ્યાન નથી રાખવાનું આની અંદર, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. અને હું અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ સો મચ કિશન શર્માજી, થેન્ક યુ સો મચ. યા થેન્ક યુ ફોર પીસ લિસનિંગ. અને ઇન્વેસ્ટર પોઈન્ટ્સ માંથી પાર્થ, પછી બીજું ગૌરાંગભાઈ, જયદેવસિંહ જેડી, વેરી. અને આવી જ ઇવેન્ટ આપણે કરતા રહીશું. થેન્ક યુ.